everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub, and today we are going to take a specific issue that was UCC. UCC पिछले अप्रोक्सीमेटली 20 डेज से न्यूज़ में चल रहा है, तो करंट अफेयर का भी पार्ट बनता है, बट वी ट्राई टू मेक अ सेपरेट सेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड? काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा है. एक्चुअली में बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2-3 टॉपिक्स लिए गए थे. जैसे एक था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो आपको पता है 2019 में आपका एबोल्यूशन ऑफ हो चुका है 370, और कश्मीर के जो भी स्पेशल उनको प्रोविजन या प्रिविलेजेस मिले हुए थे वो खत्म कर दिए गए थे. इसके अलावा एक राम जन्मभूमि वाला भी इशू उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, वो भी पूरा हो चुका है. 2019 में ही आपको पता है हो चुका था, इनॉग्रेशन वगैरह हो गया था, मतलब फाउंडेशन स्टोन लेकर दी गई थी, और अभी इनॉग्रेशन भी हो गया 2024 में. तो और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि पूरे देश में सिविल लॉज को लेके एक समान रूप से कानून बने. ठीक है, आपको पता है जैसे एक होते हैं सिविल लॉज और एक होते हैं क्रिमिनल लॉज. मैं आपको लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बता रहा हूँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट एक बेसिक आइडिया पॉलिटी में आपको थोड़ा सा तो होना चाहिए लॉज वगैरह के रिलेटिंग. लॉज क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, स्कीम्स एंड पॉलिसी क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं, कानून जो कि भारत की संसद द्वारा बनाए जाते हैं, है ना, भारतीय संसद. क्या सुप्रीम कोर्ट लॉज बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट कांट एवर मेक अ लॉ बिकॉज द लॉ मेकिंग बॉडी इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है. कल हम किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, वहां पर भी मैंने बोला था कि कांग्रेस के ही एक नेता है, उनका एक स्टेटमेंट था, लॉज कैन नॉट बी मेड ऑन द स्ट्रीट्स. सड़कों पे कानून नहीं बन सकते हैं. ठीक है, और ये मतलब कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं उन्होंने दिया था, बिल्कुल एक फैक्चुअल बात कही थी. पॉलिटी की नज़र से कानून बनाने के लिए एक संसद बना दी गई है ना, और वहाँ पर हमारे आपके चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको आप बोलते हैं, वो जाके बैठते हैं, वो कानून बनाते हैं. इसी वे में एक डेमोक्रेसी काम करती है. तो लॉज बेसिकली कौन बनाएगा? द लॉ मेकिंग बॉडी क्या होती है? पार्लियामेंट होती है. और वहाँ पे आपको पता ही है पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, है ना, 2 तरह के हाउसेज बने हुए हैं. फिर इसके बाद आपको कानून बनाने की प्रक्रिया तो पता ही है, लोकसभा राज्यसभा किसी में एक बिल इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है, बिल हिंदी में शायद विधेयक बोलते हैं उसको, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, आई एम टेकिंग द इंग्लिश अप्रोच ओनली. सो तो एक बिल पास हो, मतलब पहले प्रेजेंट होगा, फिर वो एक हाउस में पास होगा सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, फिर वो सेकंड हाउस में जाएगा, और जब दोनों ही हाउसेज से प्रॉपर पास हो चुका होगा, या कई केसेस में आपको पता है अगर वो मनी बिल नहीं है तो आप समझ रहे हैं, तो ज्वाइंट सेशन भी हो सकता है. और जब दोनों हाउसेज से पास हो जाएगा, उसके बाद में उसको प्रेसिडेंशियल एसेट मिलती है. जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, उसके बाद वो कानून बनता है. यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, तो पार्लियामेंट है. लेकिन लॉ का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसमें आपको पता है दोनों हाउसेज भी रोल प्ले करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट का भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट, जब तक प्रेसिडेंट नहीं साइन करेगा तब तक लॉ कैसे बनेगा, है ना. तो कानून तो ये हो गया. अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो सबसे पहले जानिए ये है क्या यूसीसी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो आपकी लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं, या एक जो स्टेट है, वो कुछ नियम कानून, कुछ दायरे डिसाइड करता है कि आप जब अपने राइट्स को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग योर राइट्स, इट शुड नॉट वायलेट और इन्फ्रिंज अपॉन द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा अधिकार है, मेरा एक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. ठीक है, लेकिन क्या मैं कोई ऐसी बात बोल सकता हूँ जिससे मेरा पड़ोसी ऑफेंड हो जाए, या मैं कोई ऐसी बात बोल सकता हूँ जिससे एक सोशल कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, दंगे जैसी सिचुएशन बन जाए? तो इसको चलते हुए मेरे राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं. और ये सब चीज़ें कौन देखता है? कानून देखता है, लॉ देखता है. ठीक है, आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपका अधिकार है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आर्टिकल 19 में आता है. ठीक है, लेकिन अब आप कह दीजिए मैं बाहुबली वाली, वो जो उनके पास व्हीकल नहीं था कि आगे वो चरखा लगाते सबको काटते चलते थे, मैं अपनी गाड़ी के आगे वो चरखा लगा के चलूंगा, जो सामने आ रहा है उसको काटता चलूंगा, है ना. तो आप कहिए मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आपका तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन आपके अलावा दूसरे लोगों को भी वही अधिकार मिला है ना सड़क पे चलने का. तो सड़क किसी अकेले की तो होती नहीं है. तो लॉज बेसिकली क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो पुटिंग रेस्ट्रेंट्स on certain state acts also as well as your own acts also while you are like expressing your own fundamental rights or any of your right. आप किसी भी अपने अधिकार को जब मतलब अधिकार का वो कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है हम दूसरे के अधिकार का वायलेशन कर देते हैं. तो ये वायलेशन ना हो, ये इन्फ्रिंजमेंट ना हो, इसको लेके कुछ कानून बनाए गए हैं. ये सिविल लॉज हो सकते हैं या क्रिमिनल लॉज हो सकते हैं. ठीक है, अब आप दोनों में अंतर समझिए. क्रिमिनल लॉज बेसिकली देखिए, मैं बहुत लीगल डिफिनेशन में नहीं जाना चाहूँगा क्रिमिनल लॉज की, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आ जाएगा फिर वो. बस आप मोटा मोटा ही समझ लीजिए, क्रिमिनल लॉ बेसिकली किस चीज़ से डील करते हैं. जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने कोई डकैती कर दी, मैंने रेप कर दिया, मैंने इस लेवल का क्राइम किया, तो बेसिकली ये सब क्रिमिनल लॉ में आएगा. सिविल लॉ बेसिकली डील करते हैं मैरिजेस से, ठीक है, डिवोर्स से, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, इनहेरिटेंस राइट हो सकते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे शादी करनी है, तो मैं शादी कैसे करूँ,
अब आप कह दिए ये तो कस्टमरी लॉ में आएगा कि आपको यज्ञोपवीत, वो यज्ञोपवीत बोला सॉरी, सप्तपदी से करना है, अग्नि के 7 फेरे लेके शादी करनी है, कि आपको ग्रंथी के सामने बैठ के, अगर आप सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना, आनंद कारज आपको करना है। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपको पता है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो शादी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी कोई लॉ होना चाहिए, है ना। तो एक अच्छा लॉज जो होते हैं उसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि लॉज 2 तरीके के हो सकते हैं। लॉज बेसिकली होते क्यों है कि आप हम जो समाज जो है पूरा का पूरा वो अपने अधिकारों का एक वो कर सके, वहन कर सके, या अपने अधिकारों को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो आप कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्ट करेंगे तो उसके 2 सोर्स हो सकते हैं। या आप, अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस के भी 2 सोर्स हो सकते हैं। लॉस बेसिकली क्या करते हैं, रिस्ट्रेन लगा रहे हैं ना, यहाँ पे कानून का मतलब ही क्या है कि आपके अधिकारों के ऊपर एक लगाम लगाना, अंकुश लगाना। तो लॉस के जो सोर्स होते हैं वो 2 हो सकते हैं, एक होते हैं कस्टमरी और दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। कस्टमरी का मतलब क्या होता है, इनको बेसिकली आप सोशल लॉज भी बोल सकते हैं। जब संविधान बना भी नहीं था, जब स्टेट फॉर्मेशन हुई भी नहीं थी और मानव ने एक कम्युनिटी के रूप में रहना शुरू किया था, कम्युनिटी समझते हैं ना, एक समुदाय में रहना शुरू किया था, तो उसने ये सोचा कि जितने लोग समुदाय में रह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो एक आदमी अपने अधिकारों का कुछ एक्सेस में प्रैक्टिस कर दे तो दूसरे के अधिकार वायलेट हो जाए। तो उसने कुछ एक कस्टमरी लॉज बना दिए थे कि आपको शादी करनी है, आपको रहना है तो कितने दायरे में रहना है, आपको कोई कार्य करना है तो कैसे करना है। तो ये सब सोशल लॉज होते हैं, कस्टमरी लॉज बेसिकली मैरिज को रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक व्यक्ति हूँ जो एक कम्युनिटी में रहता है, तब कोई संविधान नहीं बना, कोई स्टेट नहीं बनी है, ठीक है। अब मैं बहुत पावरफुल हूं तो मैं क्या करता हूं, सुबह सुबह उठ के निकलता हूं और जो भी लड़की मुझे मिली उसको उठाता चला कि चलो मैं तुमसे शादी करता हूं, तुमसे शादी करता हूं, तुमसे बच्चा कर देता हूं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो जो उसमें समाज में उस कम्युनिटी में दुर्बल लोग हैं, अगर मैं बहुत शक्तिशाली हूं तो मैं ओवर एक्सेस ही प्रैक्टिस करूंगा अपने राइट्स की, अपने अधिकारों की, या कोई भी एक्ट करूंगा उसमें एक एक्सेस आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आपने एक वर्ड सुना होगा वीर भोग्य वसुंधरा, ये एक ट्राइबल डिक्टम है, ठीक है। जब लोग ट्राइब्स में रहते थे वो उसमें शक्ति प्रदर्शन होता था, वीर भोगी वसुंधरा, जो वीर होगा वही वसुधा अर्थात पृथ्वी के सारे सुखों को भोगेगा। आप बात को समझ रहे हैं। तो कई बार आप देखते होंगे कि मैचेस में वगैरह को शो करते हुए लोग अक्सर बोल देते हैं वीर भोगी वसुंधरा, लेकिन क्या एक सिविल सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वीर भोगी वसुंधरा जैसे नारे लग सकते हैं? क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं शक्तिवान हूं, मेरे पास एक अथॉरिटी है तो मैं अपने राइट्स का एक एक्सेस में उसको प्रैक्टिस करूंगा भले ही किसी और के राइट्स वायलेट हो जाएं? लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले राजा होते थे तो राजा यही करते थे, जितनी चाहे उतनी शादियां कर रहे हैं, क्योंकि राजा उसको कौन कुछ बोलेगा, ठीक है। वो सड़क पे निकल रहा है अपने रथ के साथ में, जिस पे मन किया चाबुक चला दिया, जिसके मन किया कोड़े चला दिए। आप समझ रहे हैं बात को, किसी की जमीन पड़ी है तो चलो ये मेरे अंदर अधिकार में आती है, तो आप बेसिकली दूसरे के राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो एक ऐसा कानून होना चाहिए जो निष्पक्ष हो, जो सबके लिए बराबर हो। आपको पता होगा शायद एक एवी डाइसी नाम का व्यक्ति था, मैं उसका रेफरेंसेस ले लूंगा क्योंकि बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ एंड यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द लॉ टू ऑल द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस और ब्रीड, एनीथिंग लाइक दैट। तो एक एवी डाइसी नाम का एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हुए, उन्होंने बेसिकली रूल ऑफ लॉ दिया था, ठीक है, कि कानून के नियम क्या होते हैं। तो उन्होंने 3 बेसिक लॉज दिए थे, मैं उसको आपके लिए पढ़ के कोट करना चाहता हूं ताकि कोई उसमें, क्योंकि पॉलिटी में जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में जानते हैं, वर्ड्स का बड़ा खेल होता है, तो थोड़ा बहुत भी वर्ड का गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। जस्ट कोट बाई कोट, आई एम जस्ट कोटिंग हिम, एवी डाइसी। उन्होंने 3 रूल दिए थे जिनको आप रूल ऑफ लॉ कहते हो। तो उनका पहला रूल था, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइजेस एनी स्पेशल राइट्स फॉर एनी इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान से सुनिएगा, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइजेस एनी स्पेशल राइट्स, ठीक है, फॉर एनी इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी जो कानून होता है या लॉ होता है वो किसी भी एक व्यक्ति को या एक समुदाय को किसी भी तरह के विशेषाधिकार नहीं देता है, ठीक है। यानी समान रूप से सबके अधिकार देता है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं आई एम अ प्रिविलेज्ड गाय कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड सोशल बैकग्राउंड, ठीक है। इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है। सोशल मतलब यहीं पे थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। प्राचीन काल में क्या होता था, जो एंशिएंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी थी उसमें आपको पता है वर्णा सिस्टम चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड द शूद्रास, ठीक है। इसके अलावा एक अंत्यज होते थे जो चतुर्वर्ण में कहीं नहीं आते थे। तो उस समय के जो सोशल लॉज बने, जो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग लॉज बने, उसमें कहीं कहीं पे कुछ सोशल प्रिविलेजेस दिए गए थे। जैसे ऐसे कहा गया कि अगर एक ब्राह्मण ने क्राइम करता है, सी आई एम नॉट गोइंग टू कोट एनीथिंग लाइक बायस्ड कोटिंग और समथिंग लाइक, मैं कोई कास्टिज्म प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सिंपली कोटिंग व्हाट वाज कोटेड ओवर देयर, है ना, क्योंकि हम उसको मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमरी लॉज मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में प्योरली एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो एंशिएंट सोसाइटीज में, जो कि वर्णा सिस्टम, इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं,
एशियंट लॉ से वो गवर्न होती थी। तो अब वहाँ धर्मशास्त्रों में कह दिया गया कि कुछ सोशली प्रिविलेज क्लासेस हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स हैं, जिनका जो जन्म है ब्रह्मा के मुख से हुआ है, या ब्राह्मण के तेज से हुआ, ब्रह्मा के तेज से हुआ है, या बेसिकली जो माइंड को रिप्रेजेंट करता है। क्षत्रिय जो कि आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉरियर क्लास होती है। वैश्य बेसिकली उदर या पेट भागों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बेसिकली व्यवसाय से, बिजनेस से। और शूद्रस बेसिकली, शूद्रस को गलत वे में मत लीजिएगा, उस समय की सर्विस क्लास को शूद्रस कहा जाता था। दोज हु वर प्रोवाइडिंग सर्विस, यानी अगर आज की डेट में आप रिफर करना चाहें तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप आर्टिशियन हो, चाहे आप क्राफ्टमैन हो, चाहे आप एज अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर कुछ भी हो, अगर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको शूद्र में कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, सर्विस क्लास बोलते थे। अब उसको बुरी नजर से अब देखने लगे हैं, एक वर्ड, एक डेरोगेटरी वर्ड बन चुका है। और कुछ वर्ड ऐसे आप बोल भी नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन हम रिफर कर रहे हैं। हिस्ट्री में तो ये वर्ड आते ही आते हैं, अंत्येष्ट तो बोलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उस समय सोशल प्रिविलेजेस कैसे दिए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का व्यक्ति है, उसने चोरी कर दी, तो ऐसा जब राजा जब डिसीजन देता था, आपको पता है उस समय जो राजा होता था वही मेजर जजमेंट देता था, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो राजा कहता था ये तो ब्राह्मण है, ब्रह्मा का अंश है, ये कैसे गलत कर सकता है, और ब्राह्मण को अगर मैं कोई सजा दूंगा तो मुझ पर भी हो सकता है ब्रह्म हत्या टाइप की चीज लग जाए। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने अपने लिए अलग अलग से एक रिजर्वेशन टाइप का बना के रखा हुआ था उस समय। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर एक ब्राह्मण कम्युनिटी का व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए मान लो 1 या 2 कोड़े की सजा है। लेकिन अगर क्षत्रिय कम्युनिटी का चोरी या डकैती कोई भी ऐसा क्राइम करता है तो उसके लिए थोड़ी सी हार्श पनिशमेंट हो सकती है। और वही अगर शूद्र या वैश्य कम्युनिटी का करता है उसके लिए हार्शेस्ट ऑफ द हार्शेस्ट पनिशमेंट उसको मिलेगी। यानी अगर आप देख रहे हो तो सोसाइटी में जो वर्ण विभाजन हुआ है, इसमें लॉज का भी विभाजन हो गया है। यानी यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। ये ट्राइबल सोसाइटी या एंशिएंट सोसाइटी के लिए तो हो सकता है उस समय चल जाता हो, लेकिन क्या मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप इस तरह के विभाजन की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देयर शुड बी अ सर्टेन डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द लॉज, है ना। तो वहीं पे एवाइडाइसी आते हैं। तो एवाइडाइसी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइजेस एनी स्पेशल राइट फॉर एनी इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, ठीक है, चाहे वो धीर वीर महापुरुष हो, कोई जैसे भगवत भजन करता हो, या कोई संत हो, और चाहे वो चोर या डकैत हो। अगर उन दोनों, जैसे कोई आदमी संत है और एक आदमी चोर है और दोनों ने ही चोरी की है, तो दोनों को एविडाइसी के अकॉर्डिंग बराबर सजा मिलनी चाहिए। यही अगर प्राचीन सोसाइटी होती तो वो कहती नहीं, ये तो साधु बाबा है, महाराज हैं, चलो इनसे गलती हो गई, लेकिन हम कौन होते हैं इनको सजा देने वाले, इनको तो भगवान सजा देगा। आज की डेट में तो आप ये नहीं बोल सकते हो, है ना। तो अब आप समझिए डाइसी का पहला लॉ क्या कह रहा है। सेकंड लॉ पे जाते हैं। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइजेस एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड द अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और एनीथिंग लाइक दैट, है ना। जेंडर वेंडर के बेसिस पे जो लॉ होता है उसकी नजर में सब बराबर होते हैं, और वो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह में, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक अ कम्युनिटी और इंडिविजुअल, इनके बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स और ब्रीड और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, यानी ये इक्वालिटी की, समानता की बात कर रहे हैं। तीसरा इनका लॉ कहता है नन इज पनिश्ड विदाउट द प्रॉपर ट्रायल, यानी किसी को भी बिना प्रॉपर ट्रायल के आप सजा निर्धारित नहीं करेंगे। तो अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। इक्वालिटी की बातें हो रही हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वालिटी की बातें करता है? आर्टिकल 14। यानी कि एविडाइसी के जो 3 रूल ऑफ लॉ थे उनको क्लब करके, सम करके हमने आर्टिकल 14 में पहले ही पुटअप कर दिया है। राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार है। ये हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अब इसी वे में काम करेगा। मॉडर्न इंडियन सोसाइटी या कोई भी मॉडर्न सोसाइटी हो जहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे ऐसे ही काम होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं, यहां तक का क्लियर हो गया। अब आप सोचने की कोशिश करिए कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में 2 लोग हैं, एक रिलीजन एक्स को बिलोंग करता है और एक रिलीजन वाई को बिलोंग करता है। दोनों ने ही कहीं पे डाका डाल दिया, कहीं पे रॉबरी कर दी, डकैती कर दी, या हो सकता है मर्डर कर दिया या रेप कर दिया। तो क्या रिलीजन एक्स का व्यक्ति ये कह सकता है कि क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूं तो मेरे लिए एक अलग सजा का प्रावधान होना चाहिए? देयर शुड बी अ डिस्टिंक्ट प्रोविजन फॉर रिगार्डिंग द क्रिमिनलिटी ऑफ माय क्राइम। और वाई वाला कहता है कि नहीं, मेरे जो रिलीजन है, मेरी जो आस्था है, मान्यता है, वो एक अलग तरह की है, तो मुझे वही सजा मिले जो मेरे धर्मशास्त्रों में लिखी है। क्या कह सकता है? नहीं कह सकता, है ना। अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो जब जुडिशरी जजमेंट देती है तो वो नेचर ऑफ क्राइम देखती है, ना कि आपका रिलीजन देखती है ना कि आपका सोशल बैकग्राउंड देखी, ना ही आपकी इकोनॉमिक प्रिविलेज देखती है। यानी अगर कोई बहुत बड़े सेंट हैं, उन्होंने एक रेप किया है तो उनको भी वही सजा मिलेगी जो कि एक चोर, डकैत या ऑलरेडी कोई डिक्लेयर्ड क्रिमिनल है उसने किया, उसको भी वही सजा मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि क्रिमिनल था तो उसके पुराने क्राइम्स को देखते हुए इसको बहुत विग्रस पनिशमेंट मिले, और कोई संत है तो उसके पुराने पास्ट को देखते हुए बहुत हम हल्की सी सजा दे दें। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना। तो क्रिमिनल लॉज में तो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है।
क्रिमिनल लॉज मतलब आप समझ गए ना, चोरी डकैती मार काट यही सब इस टाइप की वायलेंस रिलेटेड चीज़ें जो हो गई। मैं एक बहुत ही लेमन डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी जुडिशरी के बच्चे, आप में से कोई जुडिशरी बैकग्राउंड का होगा तो उसे पता होगा उसमें कुछ मॉनेटरी लिमिट्स होती हैं, तो उसको सिविल में कंसिडर करते हैं, क्रिमिनल में बहुत सारे उसमें एंगल्स होते हैं। हम सिर्फ नेचर ऑफ क्राइम के हिसाब से जा रहे हैं। अब अगर ये तो क्रिमिनल लॉ हो गया, अब आप सिविल लॉ की बात करिए। सिविल लॉ किससे डील करता है? सिविल लॉ एक्सप्लिसिटली इट डील्स विद, यहां समझने की कोशिश करिए, मैरिज और द नेचर ऑफ मैरिज, और इन अ वे अ मैरिज प्रोसीजर इज परस्यूड, यानी जब विवाह कर रहे हैं तो किस पद्धति से विवाह कर रहे हैं, और फिर मैरिज रिलेटेड राइट्स क्या होंगे, यानी आपको पता है विवाह संबंधी कुछ राइट्स होते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा कॉन्जुगल राइट्स, इसके लिए अलग से कभी हम डिस्कस कर लेंगे, ये मेन से डील करता है बट ये काफी न्यूज में रहता है। कंजुगल राइट्स क्या होते हैं? एक बहुत सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूं। जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर कुछ अधिकार मिलते हैं, विच आर कमिंग फ्रॉम नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बट फ्रॉम बेसिकली द सोशल और द कस्टमरी लॉज। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं विवाहित हूं, मेरी किसी से शादी हो चुकी है, तो मेरे कुछ अधिकार उस लड़की पर होंगे और उस लड़की के कुछ विशेषाधिकार मेरे ऊपर होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल रॉबिंग, देखिए चोरी करना, रॉबिंग करना, किसी के पैसे उठा लेना, ये समाज में क्राइम की तरह देखा जाता है। लेकिन अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड की पर्स से पैसे निकाल ले फॉर शॉपिंग पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस या किसी पर्पस, तो क्या उसका हस्बैंड उसे ले आके कोर्ट ले जाएगा, जिसने मेरी पर्स पे डाका मारा? नहीं ले जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्जुगल राइट्स में आता है। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब ये होता है कि पति और पत्नी के बीच में कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कोई क्रिमिनलिटी नहीं होनी चाहिए। अब एक हस्बैंड है, वो अपनी पत्नी को उठा के दबा के मारना शुरू कर दे तपाड़े मार रहा है, ठीक है, फिर वो कह रहा है मेरा तो मेरी पत्नी पे अधिकार है, कॉन्जुगल राइट है मुझे मिला हुआ, तो अगर उसकी पत्नी चाहे तो डोमेस्टिक राइट में उसको रिपोर्ट कर सकती है। इसलिए मैंने कहा यहाँ बड़ी एम्बिग्यूटी आपको देखने को मिलेगी। पति अपनी पत्नी को, या फिर हस्बैंड है वो कुछ नहीं करता, उसकी वाइफ कमाती है और उसने अपनी वाइफ के पर्स से कुछ निकाल लिया, तो क्या उसकी पत्नी उसे ले जाएगी, थाने ले जाएगी, इसने चोरी की है, ठीक है। तो कंजुगल राइट्स में यही आता है कि अगर आप एक घर में रह रहे हैं, कोहैबिटेशन कर रहे हैं, आपके बीच में एक मैरिटल रिश्ता बना हुआ है, तो दोनों को ही एक एक अधिकार मिलते हैं। यहीं पर एक चीज बताना चाहूंगा, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक वर्ड आप बार बार सुने होंगे, मैरिटल रेप का। ये इशू स्पेसिफिक सेशन में हम किसी दिन लेंगे, क्योंकि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिसेंटली इंडिकेट किया है कि वो मैरिटल रेप को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने, मतलब जुडिशरी रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, मतलब वेरी सून मैरिटल रेप विल बी रिगार्डेड एज अ क्राइम। अब इसको लेके बहुत बड़ी सोशल डिबेट छिड़ी हुई है, तो इसके लिए हमें सेपरेट टॉपिक चाहिए। मैंने मैरिटल रेप इसलिए कहा क्योंकि कंजुगल राइट्स में एक और अधिकार मिलता है, अ मैन हैज ऑल द राइट्स ओवर द बॉडी ऑफ हिज वाइफ एंड द वाइफ हैज ऑल द राइट्स ओवर द बॉडी ऑफ द मैन, ठीक है। अब कुछ लोगों ने बाद में कहना शुरू कर दिया कि मान लीजिए अ वाइफ इज नॉट विलिंगली एग्रीड to perform certain activities like the procreation or the recreational activities which are considered under the conjugal rights, उसका से नहीं है और उसका हस्बैंड जबरदस्ती उसके साथ में किसी भी तरह के प्रोक्रिएशन या रिक्रिएशनल राइट्स को प्रोक्यूर करने की कोशिश कर रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। तो क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड पे रेप चार्ज लगा सकती है? जैसे मैंने चोरी का एग्जांपल लिया था, तो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि मैरिज के अंदर क्या रेप का प्रोविजन हो सकता है। अगर एक वाइफ कह रही है कि लाइक आई एम नॉट विलिंग, ठीक है, तो मेरी विलिंग के बिना अगर कोई मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट विल बी रिगार्डेड रेप इर्रेस्पेक्टिव ही इज माय हस्बैंड और नॉट। तो मैरिटल रेप बड़ा ही सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है और ये एक सोशल डिबेट में आता है। क्या इससे मैरिटल इंस्टीट्यूशन टूट जाएंगे? क्योंकि शादी के दो बेसिक फाउंडेशन माने गए हैं, ठीक है। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा किस थिंकर ने, सोशल थिंकर ने क्या क्या कहा है मैरिज के बारे में। एक कोहैबिटेशन माना जाता है, यानी कि साथ रहना, जो आज की डे में टेक्निकली थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं रह गया है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं, वर्किंग हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों कई बार अलग रह रहे होते हैं, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट आया है जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि यूसीसी में सारी प्रोविजन है, इसलिए मैं इनको वर्ड्स का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो मैरिटल रेप को हम सेपरेटली डील कर लेंगे, बट कंजुगल राइट आपको क्लियर हो गया होगा ना कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ड्यू टू द मैरिटल रिलेशनशिप्स उनके एक दूसरे के ऊपर कुछ अधिकार होते हैं। मैरिटल वाला इसी से डील करता है, ठीक है। तो ये मैरिटल राइट्स, कॉन्जुगल राइट्स किस में आएंगे? आपके सिविल लॉज में आएंगे, यानी सिविल लॉज ही रेगुलेट करते हैं किस हद तक अधिकार। अब मान लीजिए शादी के बाद या शादी के मध्य में अचानक से वाइफ या हस्बैंड ये डिसाइड करें कि हमारे बीच में चीजें सही से नहीं चल पा रही हैं एंड वी म्यूचुअली डिसाइड टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। ब्रेक मतलब ये नहीं कि कुछ समय हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हम अपने शादी के संबंध को विच्छेद करना चाहते हैं। अब यहां थोड़ा समझने की कोशिश करिए, हर समाज का एक अपना धर्म बना,
ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक धर्म का उदय हुआ जिसका नाम आप आज की डेट में सनातन या हिंदुइज्म के नाम से जानते हैं। जो अरेबिक पेनिनसुला है, अरब लैंड है, वहाँ पे अराउंड 7 सेंचुरी के आसपास, 6 से 7 सेंचुरी मान के चलते हैं, वहाँ पे इस्लाम का उदय हुआ। उससे पहले आपको पता है क्राइस्ट आ चुके थे, ठीक है। उससे पहले भी जुडाइज्म नाम का रिलीजन आया, और ये सब जोग्राफिकली लोकेटेड थे। जैसे जुडाइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, ये सब इजराइल के आसपास, जेरूसलम के आसपास इन धर्मों का उदय हुआ था। इंडियन पेनिनसुला में आपको पता ही है सनातन चल रहा था। एक जोरास्ट्रियन धर्म होता है, इसका उदय कहाँ हुआ था? ईरान, यानी कि पर्शिया तक का, ठीक है। यानी कि रिलीजन जो थे बेसिकली एक कम्युनिटी में इवॉल्व हुए। रिलीजन कहीं ऊपर से नहीं बन के आए थे, मानव निर्मित हैं। ईश्वर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। यू कैन बी एथीस्ट, यू कैन बी अथीस्ट, आप एंटोगनिस्ट, कुछ भी हो सकते हैं, वो तो आपकी मान्यता पर है। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो धर्म यानी रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट था वो मानव निर्मित है। जो एक कम्युनिटी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में रह रही थी, उसने आपस में म्यूचुअली कंसेंसस से कोई एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसको डायरेक्ट करने के लिए गॉड का कॉन्सेप्ट डाला गया, और फिर एक रिलीजन का निर्माण। तो रिलीजन बेसिकली कन्फाइंड होता है। उस रिलीजन से गवर्न होने वाले कुछ सोशल लॉज थे जिनको रिलीजियस लॉज कहा गया, कहा धर्म द्वारा मान्यता प्राप्त नियम, ठीक है। तो होता क्या था कि उस समय की कम्युनिटीज उन सोशल और रिलीजियस लॉ से गवर्न होती थी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जुडाइज्म एक रिलीजन है, ठीक है, उनके अपने प्रॉफिट है मोसेस। इस्लाम एक रिलीजन है, उनके अपने अलग एक प्रॉफिट हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में अलग प्रॉफिट है, सनातन में तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो मल्टी एथनिसिटी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं, है ना। बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुसंख्यी, है ना। तो आप समझिए यहाँ यूनिफॉर्मिटी हिंदुइज्म में तो आ ही नहीं सकती, सब अपने ट्राइबल लॉज होंगे। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए जैसे जुडाइज्म है या इस्लाम है, तो इसको जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने आपस में एक यूनिफॉर्म कंसेंसस से कुछ सिविल लॉज को डेवलप किया और कहा ये हमारे धर्म द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी अगर हमारी शादी होगी तो ऐसी होगी, हमारे बीच में अगर शादी में विच्छेद होगा, ठीक है, जैसे आप डिवोर्स के नाम से आज की डेट में चाहते हैं, तो ऐसे होगा। हमारे कस्टम में या हमारे समाज में एक आदमी 2 औरतों से शादी करेगा, 3 औरतों से शादी करेगा, या एक से ही शादी करेगा, यानी मोनोगैमी प्रैक्टिस करेगा या पॉलीगैमी प्रैक्टिस करेगा। पॉलीगैमी में आपको पता है, पॉलीगैमी में जेनिक वर्ड यूज करते हैं, इसमें पॉलीगाइनी होता है, पॉलीएंड्री होता है, ठीक है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आदमी कई स्त्रियों से शादी कर रहा है या एक स्त्री कई पुरुषों से शादी कर रही है। तो किसी धर्म में इसको मान्यता प्राप्त होगी, किसी में नहीं प्राप्त होगी। ये सब बेसिकली सोशल या कस्टमरी लॉज है। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तो जो हमारी सोसाइटी थी उस समय, ये बेसिकली एक एंशिएंट या मेडिवल फेज में सोशल या रिलीजियस लॉ से गवर्न हो रही थी, ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कॉन्सेप्ट तो बना ही नहीं था। तब तो धर्मशास्त्री समाज को चला रहे थे। जब मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी का उदय होता है, विद इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, तब क्या होता है कि स्टेट का स्ट्रक्चर, स्टेट पहले भी थी लेकिन दैट टाइम इट वाज गवर्न बाय द रिलीजियस लॉ, धर्म गुरु वगैरह इसको गवर्न करते थे। फिर एक सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया यूरोप में। सेक्युलरिज्म ये कहता था जो धर्म गुरु है वो धर्म संबंधी विषयों पे ही टिप्पणी दे, उसी को गवर्न करने की कोशिश करना। अच्छा, आपको पता है ये सेक्युलरिज्म का उदय होने का एक बेसिक रीजन बड़ा मजेदार है। इंग्लैंड में एक राजा हुआ हेनरी VIII, उसके बारे में आपको पता ही होगा। वो आदमी जो था उसको पॉलीगैमी में बड़ा इंटरेस्ट था, उसने 8-9 पता नहीं कितनी तो शादियां कर डाली। अब होता क्या था, क्रिश्चियनिटी में मोनोगामी का कंसेप्ट चलता है कि अगर आपकी किसी से शादी हो गई है तो चर्च के अकॉर्डिंग आप उससे संबंध विच्छेद जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जो पोप होता था इटली में, जो आपको पता है जो वेटिकन सिटी बनी है, वहाँ का जो धर्मगुरु होता है उसको पोप बोलते हैं। तो उसने डिक्टम दे रखा था उस समय कि जो हेनरी VIII को, कि भैया आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, सब स्पेन हो, हर जगह क्रिश्चियनिटी चल रही थी उस समय। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी यू हैव टू परस्यू मोनोगैमी। आपका एक से विवाह हुआ है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आप जल्दी इजिली संबंध विच्छेद नहीं कर सकते हो। और हेनरी VIII के साथ समस्या क्या थी, पहली बीवी से बच्चा नहीं हो रहा है, उसको छोड़ो दूसरी से कर लेते हैं। तो क्रिश्चियनिटी इसकी सैंक्शन नहीं दे रही थी। तो उसने क्या किया, उसने कॉन्सेप्ट बना दिया, मतलब बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म का उदय समवेयर फ्रांस से भी पहले वहां कहीं से आता है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए शुरू किया। उसने कहा मैं चर्च से सारे संबंधी तोड़ रहा हूं। Who the hell is this Dharmguru? Who the hell is this Pope to govern me? I am the king of England. I can do whatever I want. तो किंग ने क्या किया, रिलीजियस अधिकार भी अपने अंडर में ले लिया, उसने चर्च को भी अपने अंडर में ले लिया। उसने कहा मैं राजा हूं तो मैं कस्टमरी लॉज भी बनाऊंगा, सोशल लॉ भी बनाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें यूरोप में, चाहे वो ब्रिटेन हो आपका, चाहे फ्रांस हो, वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट था, जो राजा हुआ, जो मोनार्क हुआ, उसने ये डिसाइड किया कि धर्मगुरु का बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी, बहुत ज्यादा एक इंटरफेरेंस था, स्टेट अफेयर में बढ़ता जा रहा था। तो उसका ये कहना था कि मैं राजा हूं, पावर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, सीधी बात समझ में आता है। तो धर्मगुरु को कोई अधिकार नहीं है मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने का। आप धर्मगुरु हो, यू आर अ रिलीजियस प्रीचर, यू शुड हैव ऑल द कंट्रोल ओवर योर ओन डिफाइंड टेरिटरी। आप रिलीजियस लॉ से डील करिए, आप पॉलिटिकल राइट्स में मत बोलिए। तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि धर्म को राज्य व्यवस्था से अलग कर देना। राज्य व्यवस्था धार्मिक मामलों में नहीं बोलेगी और जो धर्म संबंधी लोग हैं वो राजनीतिक मामलों में टिप्पणी नहीं करेंगे। अब समझ गए यूरोप में कॉन्सेप्ट क्यों आया था।
सेकुलरिज्म का, इस वजह से आया था क्योंकि यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं इसी सेकुलरिज्म से डील करती है। ठीक है, अब आप समझ गए। तो अब हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, मैं आप कह रहे हैं कि भैया मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित हूँ, मेरी शादी में क्या होगा ये मेरा धर्म डिसाइड करेगा, ये मेरे सोशल या कस्टमरी लॉ या रिलीजियस लॉ डिसाइड करेंगे। मुझे शादी सप्तपदी से करनी है कि ग्रंथी के सामने बैठ के करनी है, ग्रंथी जी जो होते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है, उसको जो प्रोटेक्टर प्रिजर्वर होते हैं ग्रंथी जी कहलाते हैं। ठीक है, अनंत काराज उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उनमें किताबी का सब महत्व है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब गुरु गोविंद साहब जो थे 10th गुरु थे, उन्होंने गद्दी को डिसॉल्व किया था, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ में सारी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया था, और जो उसका प्रोटेक्टर होता था उसको ग्रंथी कहा गया। तो शादी उसी को सेक्रेड मान के की जाती है। हिंदुइज्म या सनातन में अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। आपको पता है ऋग्वेद में इंद्र के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्व किसी का है, किसी देवता का, तो अग्नि देवता का है। उसका रीजन ये है कि फायर और द अग्नि वॉज कंसिडर्ड अ इंटरमीडिएरी बिटवीन द मैन एंड द गॉड। ठीक है, आपको पता है आग में कुछ भी डालोगे वो धुएं की फॉर्म में ऊपर जाता है। तो ट्राइबल लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि हम हविष देंगे या अग्नि में आहुति देंगे, वो देवताओं तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने अग्नि को बड़ा सैक्रेड माना, पवित्र माना वैदिक सोसाइटी में। तो वो जब भी विवाह या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते थे, विवाह को भी एक धार्मिक अनुष्ठान माना गया है, वो धर्मशास्त्रों से रेगुलेट होता था। कभी हम हिंदू फिलॉसफी पर चर्चा करेंगे कि स्पेशल सेशन करेंगे, तो वहां पे पुरुषार्थ, आश्रम, धर्मशास्त्र सब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये सब आपके ऐसे में भी आ जाता है कई बार। अगर आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। Anyway, कमिंग बैक टू इट, तो मैंने कहा मैं हिंदुइज्म को बिलोंग करता हूं, तो मैं सप्तपदी के अकॉर्डिंग शादी करूंगा, यानी अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लूंगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट शादी में बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा आपकी शादी सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं हो रही है, अगले 7 जन्मों के लिए हो रही है। यानी वंस यू आर बाउंड टू अ मैन और अ वुमन, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट फॉर योर वन लाइफ बट इट इज मेंट फॉर योर 6 अदर लाइफ। मतलब 7 जन्म माने गए ना, तो आपको 7 जो जन्म मिलेंगे उसमें आपको एक ही व्यक्ति के साथ रहना है। अब जब आपने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हुए ये वचन दे दिया कि 7 जन्मों तक मेरा तुम्हारा साथ है, आप क्या 3 साल बाद उसको बोल सकते हो मैं तुमसे संबंध विच्छेद कर रहा हूं? या इमेजिन कर लीजिए उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे स्त्री की चाहे पुरुष की, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि मैं एक दूसरी शादी करूंगा, तो जब अगला जन्म होगा तो पहला वाला पति या पहली वाली पत्नी से होगा कि दूसरी वाले से होगा? सप्तपदी तो 7 लाइफ की बात कर रहा है। इसीलिए हिंदुइज्म या सनातन में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, संबंध विच्छेद का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि सप्तपदी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, 7 जन्मों का साथ। इसीलिए आपको पता है जब राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने वुमेन राइट की बात की और वहां पे विडो रीमैरिज की बात करते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो ये एक सोशल और कस्टमरी लॉ के विरोध में जा रहे थे। आपको पता है राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा की बात पता है क्यों की है? क्योंकि सती प्रथा भी कहीं ना कहीं सप्तपदी से आती है। अब उसे उससे मत मानिए कि शिव की जो पत्नी सती थी वो शिव के जीवित रहते हुए भस्मीभूत हो गई थी। राजस्थान साइड में एक जौहर का कॉन्सेप्ट होता है। राजा जब युद्ध पे जाता था तो जितनी रानियां थी वो अपनी एक मॉडेस्टी को बचाने के लिए कि जो इन्वेडर्स हैं, कोई भी इन्वेडर हो सकता है, जो भी जीती हुई पार्टी वो आएगा और उनके राइट्स को वायलेट करेगा, यू नो, ऑल द बॉडी राइट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। उससे बचने के लिए, उस ह्यूमिलिटी से बचने के लिए वो अपने आप को भस्मीभूत कर लेती थी, अग्नि में कूद पड़ती थी, जिसको जौहर कहा गया। उस पर बहुत अच्छी मूवी भी पद्मावत भी बनी थी, जिसपे काफी डिबेट हुई थी। लेकिन आपको पता है जो एज अ कॉन्सेप्ट वो आया था, तो अब आज के वे में रिलेट करोगे तो आप कह दोगे कि नहीं एंटी फेमिनिस्ट था, सब कुछ था, लेकिन आप उस समय एंशिएंट मेडिवल सोसाइटी को देख के समझने की कोशिश करिए तो आपको लगेगा शायद वो सही था। ठीक है, वो एक कस्टमरी लॉ था कि 7 जन्मों का साथ है और वो अपने राइट्स को कैसे ऐसे वायलेट कर दे। अब बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब राजा राम मोहन राय ने सती का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा एक स्त्री जिसका पति मर चुका है, ठीक है, उसको अपने पति की डेड बॉडी को गोद में रखते हुए उसकी चिता पे बैठना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सप्तपदी का था। अब मान लीजिए वो कॉन्सेप्ट क्यों बना? क्योंकि उसका पति, मान लीजिए पहली शादियां बहुत कम एज पे हो जाती, 12, 13, 14 साल पे हो गई मान लीजिए, ठीक है, 20, 25 साल के हुए पति मर गया। अब उसको, उस महिला को पूरी जीवन अपना अकेला जीना है। आई एम नॉट टॉकिंग एनी रेट्रोगेट थिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कस्टमरी लॉ। तो मुझे प्लीज ऑब्सोलीट मत कहिएगा, ये मत कहिएगा मैं बहुत पुरातन विचारधारा हूँ। आई एम सिंपली मेंशनिंग व्हाट वाज कोटेड इन द धर्मशास्त्र, ठीक है। मॉडर्न से भी इसको रिलेट कर लेंगे कि क्यों ये कॉन्सेप्ट बना। तो सती का सिस्टम यही कहता था कि भैया तुम 25 साल पे विडो हो गई हो, अब पूरी लाइफ आपको अकेले रहना पड़ेगा। इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अलग अलग तरह के प्रपोजल देंगे, आपके राइट्स को, आपके बॉडीली राइट्स को, आपके सेक्सुअल राइट को वायलेट करने की कोशिश करेंगे। दैट काइंड ऑफ द थिंग माइट बी हैपनिंग। तो स्टॉप सच थिंग्स। तो वुमेन अपनी इच्छा से कई बार अपने पति के साथ मरना पसंद करती थी। आज की भी डेट में आप लव स्टोरियां नहीं पढ़ते हो, हीर रांझा और मैनी मोर लाइक दैट, कि एक लवर मर गया तो दूसरे की मृत्यु ऐसी हो जाती थी। एक देवदास नाम की स्टोरी थी, ठीक है, उस पर कितनी मूवी बनी है। तो वो वियोग में मरे जा रहे हैं, तो आप उसको तो सती नहीं कह रहे हो कि अगर लवर मर गया तो दूसरा लवर मर जाता है, वो भी एक तरह की सती है ना। तो वो म्यूचुअल लव वगैरह से आता है, वो अलग चीज है। लेकिन राम मोहन राय ने देखा कि
एक वुमेन होती है, उसकी लाइफ को क्या एक पुरुष से जोड़ के ही देखा जाना चाहिए, उसके कुछ इंडिविजुअल राइट नहीं होते हैं। अगर उसका पति मर गया तो क्या जरूरी है कि अगले 75 साल वो एक इंडिविजुअल की तरह जीने की बजाय मरना पसंद करे? ठीक है, तो उन्होंने सती का विरोध करना शुरू किया, और उनके विरोध में राम मोहन राय के विरोध में पहला व्यक्ति कौन उतरा? उनकी अपनी माँ उतरी, जो कि खुद एक महिला थी। उन्होंने कहा था मेरा बेटा जो है सोशल कस्टमरी लॉज के अगेंस्ट में जा रहा है। तो जब आप इस तरह का कोई रिफॉर्मेटिव स्टेप उठाते हो तो सबसे पहला आपको जो विरोध है वो कई बार अपने घर पे देखने को मिल सकता है, जहां पे सोशल मान्यता चल रही हो। अब हम बहुत ज्यादा सती या विडो रीमैरिज पे नहीं जाएंगे। कमिंग बैक टू द मैरिजेस, तो मैरिज आप समझ गए हो, क्योंकि ये एक सिविल लॉ के अंडर में आता है। द प्रोसेस ऑफ द मैरिज, द प्रोसीजर ऑफ द मैरिज, कंजुगल राइट्स, एवरीथिंग। डिवोर्स होना, सनातन में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था और इस्लाम में क्यों है? क्योंकि इस्लाम में कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज को डिफाइन करता है। जब आपको पता है इस्लामिक प्रोसीजर के अंदर आप शादी करते हो, पहली बात तो उसमें विवाह विच्छेद बहुत ही आसान तरीके से मनाया गया है। ठीक है, कि आपको ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट है, हलाला है, और बहुत सारे हैं, उसको हम ट्रिपल तलाक वगैरह का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आता सब इसी अम्ब्रेला टर्म में है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सनातन में डिवोर्स लेना जितना मुश्किल था, इस्लाम में उतना ही आसान था। क्योंकि जो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना या कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम करना बड़ा आसान होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि हमारी शादी इस डेफिनेट पीरियड की। आपको पता है एक तलाक मूता होता है, मूता विवाह जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज की एक फॉर्म होती है इस्लाम में। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट आपको पता होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, वेरी डिफाइंड पीरियड के लिए, मतलब 2 महीने 3 महीने के लिए भी आप शादी कर सकते हो। ठीक है, और कई लोगों ने तो रिलीजियस कन्वर्जन इसी बेसिस पे किया, कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने किया है, क्योंकि हिंदुइज्म आपको वो लिबर्टी नहीं देता है पॉलीगैमी की। क्यों नहीं देता? क्योंकि 1955 1956 में कुछ सोशल लॉज बने थे। ठीक है, हिंदू रिफॉर्मेशन लॉज, हिंदू रिऑर्गेनाइजेशन लॉ, मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट, इसे बना था, वो सब यूसीसी में आएगा, इसीलिए मैंने जिक्र कर दिया उसका। तो डिवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आगे कभी डिस्कशन, मिताक्षरा एंड दया भाग, क्योंकि यूपीएससी ने प्रीमेस पे क्वेश्चन पूछा था। हमारे जो सोशल लॉज हैं आज की डेट में भी, जो हिंदू सोसाइटी गवर्न होती है जिन सिविल लॉज से, दे आर बेसिकली डिराइव फ्रॉम मिताक्षरा एंड द दया भाग। आपको ये याद रखना है। ठीक है, दया भाग बेसिकली बंगाल और आसम साइड में प्रैक्टिस होता था, और जो मिताक्षरा है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस होता था। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। और मिताक्षरा एंड दया भाग, दे आर बेसिकली डीलिंग विद इनहेरिटेंस राइट्स। इनहेरिटेंस समझते हैं ना, पुत्र का पिता की वसीयत में कितना हिस्सा होगा, क्या पुत्री को अधिकार मिलेगी कि नहीं। इनहेरिटेंस मतलब वैयक्तिक संपत्ति को ट्रांसफर कैसे देखा जाएगा, यानी कि मेरा जो अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी में है या अपनी दादा की प्रॉपर्टी में है, क्या उनकी विल पे डिपेंड करता है कि नेचुरली मुझे मिल जाएगा। ये सारी चीजें देखने के लिए इनहेरिटेंस लॉज होते हैं। लड़के और लड़की जो हैं एक परिवार में रह रहे हैं, लड़के को कितना हिस्सा मिलेगा, लड़की को कितना मिलेगा, ये लड़की को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें इनहेरिटेंस लॉज में होते हैं। ये सारी चीजें, मैरिज हो, डिवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, ये सब गवर्न करने के लिए जो लॉज हैं उनको आप क्या कहोगे? सिविल लॉज कहोगे। इतना क्लियर हो चुका है आपको? इसीलिए मैंने बार बार रिलीजन का रेफरेंस किया, क्योंकि अब तक ये सारे लॉज जनरली सोशल या कस्टमरी लॉ से डिटरमाइन होते थे। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी क्रिमिनल लॉज की। क्रिमिनल लॉ जैसे आपको होता है मर्डर होता है, डकैती होता है, चोरी, रेप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कभी भी जजमेंट देते हुए जो जज होता है आपका, वो सामने वाले का धर्म, जाति, वर्ग वगैरह नहीं देखता। वो ये नहीं कहता आप सनातन फॉलो करते हो तो देखें तुम्हारे धर्म ग्रंथों में क्या सजा है, या इस्लाम में चोरी के लिए हाथ काट दिए जाते हैं, रेप के लिए आपको पता और सीवियर पनिशमेंट है, अडल्ट्री के लिए आपको पता ही है, वो वर्ड पता होगा आपको। ईरान या सऊदी अरेबिया में अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक वुमेन को गले तक जमीन में धंसा के पत्थर मारे गए थे, स्टोनिंग की गई थी। उसके लिए जो वर्ड है उसको ढूंढने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। ये बहुत ही डेरोगेटिव प्रैक्टिस है जो आज भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सऊदी अरेबिया, पेनिनसुला, जहां पर भी शरीयत लॉज चलते हैं वहां प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन क्या इंडिया में प्रैक्टिस हो सकती नहीं? क्योंकि इंडिया में देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी फॉर क्रिमिनल लॉज। इतना क्लियर हो गया? अब यहीं पे डिबेट आती है यूनिफॉर्म सिविल लॉज की या फिर यूसीसी की। तो इसके जो एडवोकेट हैं, मतलब जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर क्रिमिनल लॉज को लेके यूनिफॉर्मिटी है तो सिविल लॉज को लेके यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया एक देश है ना, यहाँ पे एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ चल रहा है, और रूल ऑफ लॉ में भी हमने डिस्कस किया, देखा कि साफ कह रहा है कि एक जो लॉ होता है या कानून होता है, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, किसी भी तरह का लॉ हो, वो किसी भी व्यक्ति, वर्ग या किसी भी समुदाय में किसी भी बेसिस पे डिस्टिंक्शन या स्पेशल प्रिविलेज उसको नहीं दे सकता है। ठीक है, तो अगर किसी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में, और वो अगर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक, सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोवरेन, आपको पता ही प्रीमल में क्या क्या लिखा है, उस टाइप की कंट्री हो, तो क्या कोई कंट्री अपनी किसी कम्युनिटी को प्रिजर्वेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के अंडर में, कि वी आर प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज बाय अश्योरिंग देम सर्टेन कस्टमरी लॉज विच में डिटरमाइन देयर सोशल फंक्शनिंग, इस टाइप का कोई विशेषाधिकार दे सकता है? तो नहीं दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता है, क्योंकि एवी डाइसी के पॉलिटिकल राइट्स का डायरेक्ट वायलेशन है। आप नहीं कह सकते कि आपके देश में रूल ऑफ लॉ चल रहा है अगर आपने अलग अलग रिलीजन और कम्युनिटीज को अलग अलग तरह के विशेषाधिकार दे रखे हैं। ये चीज क्लियर हो गई कि
प्रोपोनेंट क्या कहते हैं, एडवोकेट क्या कहते हैं। अब देखिए यूसीसी के जो अपोनेंट हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी इन सिविल लॉज इट कांट बी पॉसिबल, या आ ही नहीं सकती है, उसके उनकी भी बात सुनने की कोशिश करिए, गलत नहीं कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि हिंदुओं में जो मैरिज होती है, देखिए मैरिज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रेगुलेट कर सकता है, स्टेट नहीं रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, ये एक कस्टमरी सोशल नॉर्म पे चलेगा, ठीक है। एक आदमी को शादी कैसे करनी है, शादी की प्रोसेस कैसे फॉलो करनी, अगर अलग होना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये कानून तो नहीं डिटरमाइन कर सकता है, ये एक सोशल कस्टम्स है ना। विवाह को आप क्या कहेंगे, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है कि एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, क्या कहेंगे, जस्ट ट्राई टू ड्रॉप इट। मैरिज जो होता है वो एक सोशल कस्टम होता है ना, जिसमें आपके घर परिवार के लोग, समाज के लोग उपस्थित होते हैं, फिर आपका देखा रहता है धर्म क्या है, इसीलिए एक धर्म के अंदर ही शादी होती है, क्योंकि जब इंटर रिलीजियस शादी होगी तो यहाँ एक कन्फ्लिक्ट ये क्रिएट हो जाता है कि लड़के वालों के साइड के रूल्स चलेंगे कि लड़की वालों के साइड के चलेंगे। तो लोगों ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा काम करते हैं दोनों टाइप के फंक्शन करा लेते हैं, या कुछ ने कहा चलो कोर्ट में चलकर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, है ना, दैट काइंड ऑफ द थिंग। एनीवे नाउ कमिंग बैक टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोपोनेंट एडवोकेट क्या कहते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस पे डिबेट क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी एथनिसिटी, मल्टी रिलीजन, मल्टी लिंग्विलिज्म, यहाँ बहुत तरह की विविधता है। इंडिया को बोलते हैं इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ लवली फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, कहीं गुलाब खिला है तो कहीं पे आपको पता है लिली खिली हुई है, कहीं लोटस खिला हुआ है, तो इतनी ज़्यादा विविधता है, अलग अलग तरह के सोशल कस्टमरी नॉर्म है। तो ऐसे में आप यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता कैसे डाल सकते हैं, स्पेशली वाइल गवर्निंग द सोशल लॉज। और स्टेट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर जुडिशरी को कितना अधिकार है इन सोशल या कस्टमरी लॉज में इंटरवीन करने का, है ना, ये डिबेट उठती है। इतना क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जो प्री का क्वेश्चन है, क्या इंडिया में कोई ऐसी स्टेट है जहां पे यूसीसी एप्लीकेबल है, तो यस देयर इज अ स्टेट कॉल्ड गोवा। गोवा वॉज अंडर द पोर्टुगीज ऑक्यूपेशन। आपको पता है पूरे इंडिया पे सिर्फ अंग्रेजों का यानी कि ब्रिटिश का राज नहीं था, ठीक है। इंडिया में बेसिकली उस समय तो बहुत यूरोपियन आए थे, डच आए थे, आपको पता है फ्रेंच आए थे, पोर्टुगीज आए थे, लेकिन जो पोर्टुगीज थे उन्होंने अपनी कॉलोनी किसको बनाया था, जो आज का गोवा रीजन है, जो पौंडीचेरी रीजन है आपका, वहां बेसिकली फ्रेंच का रूल चलता था। इसीलिए आपको पता है जब अरविंदो घोष पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट वाले एक्ट लगे थे तो वो पौंडीचेरी चले गए थे, उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था, बिकॉज इट वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी, और वहाँ ब्रिटिश लॉज एप्लीकेबल नहीं थे। और बाकी जो टेरिटरी थी, कहीं कहीं प्रिंसली स्टेट थे, बाकी जगहों पे ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी, ब्रिटिश डोमिनेटेड टेरिटरीज थी, है ना। तो उस समय का इंडियन सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग वे में था। तो हुआ क्या, हमको तो आजादी मिल गई 1947 में, लेकिन जो गोवा था इट वॉज स्टिल अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पोर्टुगीज। तो जो पोर्टुगीज जब वहां रूल कर रहे थे, तो पोर्टुगीज बेसिकली, आपको पता है पुर्तगाल कहां पर था, स्पेन के नीचे, वहां क्रिश्चियन लॉज चलते हैं, क्रिश्चियन लॉज तो वहां भी चलते हैं आपके ब्रिटेन में। तो जब 1860 में लॉर्ड मैकॉले ने इंडिया में एक आईपीसी बनाया, इंडियन पेनल कोड बनाया, तो इट वॉज हैविली ड्राइव फ्रॉम द एग्लैस्टिकल लॉज। उसको एग्लैस्टिकल लॉज बोल सकते हैं, उसको बिब्लिकल लॉज बोल सकते हैं, यानी हैवली डिराइव फ्रॉम द बाइबल। बाइबल में अगर कहा गया है, आपको लगता है जो आज के आपके लॉज बने हुए हैं ये पूरी तरह से सेक्युलर हैं? अगर ये सेक्युलर होते तो क्या एडल्ट्री को क्राइम मानते, क्या सुसाइड को क्राइम मानते, क्या होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम मानते? आज की सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, उसमें आए दिन विरोध होता है। आप देखते हैं एलजीबीटी वाले अपना अलग राइट मारे, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर डिबेट चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि 1860 में जो लॉर्ड मैकॉले ने जो लॉज बनाए, बिब्लिकल लॉज जिनको आप कह सकते हैं, दे वर हैविली डिराइव फ्रॉम द बाइबल। बाइबल में अगर किसी चीज को पुण्य कहा गया तो उसने आईपीसी में पुण्य कह दिया। बाइबल में अगर कोई चीज बाधित है, अगर किसी चीज पर रेस्ट्रेन लगाया गया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी, वहां स्पेसिफिकली लिखा है कि अननेचुरल सेक्स को किसी तरह से रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, इट इज अ सिन। तो उसने आईपीसी में कह दिया कि इट इज अ सिंस इट वाज अ सिन इन द बिब्लिकल लॉज, इट विल बी रिगार्डेड इलीगल एज पर द आईसी। यानी उसने पाप पुण्य को लीगल और इलीगल से जोड़ दिया, जबकि दोनों अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। कभी कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी डिस्कस करेंगे तो वहां बात कर लेंगे, या फिलोसफी में बात कर लेंगे, वहां नहीं जाएंगे भी, ठीक है। तो हमारे जो लॉज हैं पूरी तरह से, पहली बात तो सेकुलर नहीं है, वो मैकॉले की देन है, उसकी कॉलोनियल लेगेसी। इसीलिए आपको पता है, अभी शायद मैंने भारतीय न्याय संहिता पर डिस्कशन नहीं किया, बट आई विल टेक अ स्पेशल सेशन ऑन दैट कि भारतीय न्याय संहिता बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम कॉलोनियल लॉज को जी रहे हैं अभी तक। इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि चलो होमोसेक्सुअलिटी को लेके ये डिसीजन दे दिया, या फिर एडल्टी को लेके दे दिया, या सुसाइड। सुसाइड क्या क्राइम हो सकता है? एक आदमी का मन है भाई मैं नहीं जीना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि बाइबल में या क्रिश्चियन लॉज में ये कहा गया है टेकिंग योर ओन लाइफ इज अ सिन, तो उन्होंने कह दिया आईपीसी में भी उसको सिन मान लिया गया। लेकिन हिंदुइज्म में तो सिन था ही नहीं, यहाँ तो इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट था। आपको पता है कितने लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान था? राम जब अपना पूरा जीवन जी लेते हैं, जब वो वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में चले जाते हैं, तो अपने पूरे परिवार को लेकर कहते हैं कि चलो अब हमें क्या करना है, दुनिया से त्याग देना है। तो जाते हैं बिल्कुल सरयू में गले तक बिल्कुल पानी में डूब जाते हैं और इच्छा मृत्यु ले लेते हैं। महाभारत में जितने भी कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, पांडव जितने भी थे बाद में बच गए थे, उन्होंने बाद में हिमालय साइड में चलना शुरू करते, चलते मर जाए। क्या था? इच्छा मृत्यु था। आज की डेट में से सुसाइड कहोगे तो उस समय आईपीसी एप्लीकेबल होती, सबको आपको पता ही सजा मिल जाती है आईपीसी में। तो आईपीसी को आप पूरी तरह से सेकुलर नहीं रिगार्ड कर सकते हैं। एनीवे कमिंग बैक टू योर गोवा,
तो गोवा में क्योंकि पुर्तगीज शासन चलता था, ठीक है, तो गोवा में पुर्तगीज ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया। उन्होंने कहा आप किसी धर्म आस्था के हो, आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आपको चलना पड़ेगा हमारे सेक्युलर लॉज के अकॉर्डिंग। तो गोवा को आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी, इट स्टिल रिमेंड अ पोर्टुगीज कॉलोनी। और सेम वे में आपको पता है पौंडीचेरी वगैरह का अभी जो इंडिपेंडेंस है बहुत बाद में हुआ था, 1960s के आसपास। अभी रिसेंटली कुछ सेलिब्रेट भी किए गए थे, 50 ईयर्स या सम ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो गोवा का लिबरेशन 1961 के आसपास हुआ है, 1960s में हुआ है, ठीक है। तब तक तो वो पोर्टुगीज कॉलोनी ही थी। तो इसीलिए गोवा में, अगर आपसे कोई पूछे कि गोवा में यूसीसी क्यों एप्लीकेबल था, क्योंकि इट वॉज अ पोर्टुगीज कॉलोनी और पोर्टुगीज ने यूनिफॉर्मिटी को इंपोज करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रखा था। लेकिन ब्रिटिश बड़े स्मार्ट थे। ब्रिटिश ने ये देखा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो रिलीजियस ग्राउंड पे हुई थी बेसिकली। उसकी जो स्टार्टिंग थी, आपको पता है, जो ट्रिगरिंग पॉइंट था मंगल पांडे था, ठीक है। मंगल पांडे ने गोली क्यों चलाई, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक माहौल बन गया था, ऐसा कहा गया था कि जो उस समय की जो गन्स होती, जो कार्टिलेजेस होती हैं, उसमें गाय और पिग दोनों के उसके मास्केट वो यूज किए गए हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। और काउ इनके लिए वो होती थी और वो उनके लिए हराम होता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो कोई अपने मुंह में नहीं उस चीज को लेना चाहता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर आप हर्ड करेंगे तो लोगों के आप अधिकारों को कितना हनन कर लीजिए, आप लोगों को रोज सुबह उठा के 20 कोड़े मारिए, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उनके धर्म पे प्रहार किया तो वो अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। ये बात ब्रिटिश समझ चुके थे। तो ब्रिटिश ने 1857 क्रांति के जस्ट बाद में, 3 साल के बाद में, कितना हुआ, हाँ 57, 3 साल जोड़ लीजिए, 1860। तो जब इन्होंने कानून बनाया आपके, ठीक है, 1860 में आईपीसी बनाया, तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि हम किसी भी सोशल या फिर कस्टमरी लॉ का वायलेशन ना करें। तो उन्होंने बड़ी होशियारी दिखाते हुए क्या किया, उन्होंने कहा भैया क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड तो हम लॉज बना देंगे, लेकिन सिविल लॉज कैसे चलेंगे अपने हिसाब से देख लो, अपने अपने धर्म के हिसाब से देख लो। इसीलिए इंडिया में आपको ये यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, या एक नॉन यूनिफॉर्मिटी मिलेगी कि हिंदू सोसाइटी विल बी गवर्न बाय द हिंदू लॉज, मुस्लिम सोसाइटी विल बी गवर्न बाय द शरीयत लॉज, है ना। आपको पता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है, उनकी शादी चर्च में हो रही है, डिवोर्स जो है चर्च के रजिस्टर में हो रहा है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। अब ये डिबेट कहाँ से शुरू होती है? इस डिबेट की शुरुआत होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से। बी आर अम्बेडकर गलत नहीं थे। बी आर अम्बेडकर एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिसका हिस्टोरिकल पास्ट ऐसा रहा है कि उसने अनटचेबिलिटी को फेस किया है। तो जब एक आदमी के पास, कहते नहीं, आदमी पढ़ लिख जाता है, वो आती है तो कहता है कि देखिए मैंने जो झेला, मेरे आने वाली पीढ़ियां ये ना झेलें, और देयर शुड बी काइंड ऑफ सोशल इक्वालिटी। ही वाज अ वेरी एजुकेटेड मैन, आपको पता है, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सनैलिटीज ऑफ ड्यूरिंग दैट फेज, उसमें बिल्कुल अग्रणी आते हैं वो, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर ने, जब वो उस समय लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो आपकी नई गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने नेहरू जी के आगे एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि देखिए मैं समझता हूं कि सोशल लॉज, कस्टमरी लॉज अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इंडिया को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी के रूप में एक उभारना है। वी आर नॉट अ रिलीजियस कंट्री, हमको इस्लामिक रिपब्लिक या सनातनी रिपब्लिक तो है नहीं, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो मॉडर्न सोसाइटी, इट नीड्स टू बी गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज रेदर देन द सोशल और द कस्टमरी लॉज। और किसी भी समाज में अगर कोई ऐसा सोशल या कस्टमरी लॉ है विच इज गारंटीड और अश्योरिंग स्पेशल प्रिविलेजेस टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर सेक्शन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो हमें उस चीज को खत्म कर देना है, ठीक है। अगर कोई धर्म ये कह रहा है कि एक अपर वर्ण का व्यक्ति निचले वर्ण के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता, तो ये गलत है, आप इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कीजिए, ठीक है। आपको भी पता है अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव दिया है कि इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने, ध्यान रखिएगा, प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं। बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको कुछ देती है, पैसा वैसा देती है, और बहुत अच्छा पैसा देती है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो वो क्यों कर रही है? 1955 में जो आपके स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह बने थे, ठीक है। अब आप कहिए हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या था? यहीं से सारा बवाल शुरू हो गया। अंबेडकर जी ने जब ये कहा कि हम कुछ ऐसे कानून बनाएंगे जो कि हाईली यूनिफॉर्म होंगे, हाईली सेकुलर होंगे, गवर्निंग ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, तो इतना बड़ा बंडल लेके आ गए वो। उन्होंने कहा सारे धर्मों को अकोमोडेट करते हो, हम ऐसे लॉज बनाएंगे। नेहरू जी ने कहा देखो भैया, अभी अभी आज़ादी मिली है 47 में, यहाँ माइनॉरिटीज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेक्टरिज्म है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक्सक्लूड कर दीजिए इसमें से, ठीक है। हमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जो भी आपके माइनॉरिटीज़ में आते हैं, इन पर कुछ नहीं बोलना है, नो डाउट। अभी आगे देखेंगे कि इनके रिलीजन को इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन हाँ, हिंदुइज्म हमारा मेजॉरिटी है, ठीक है। तो कहते नहीं है, कुछ भी कह लीजिए, सीधा आदमी पहले कटता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। जो कुछ नहीं बोलता उसको पहले काट दिया जाता है कि आओ बेटा तुम्हें हलाल करें। तो उन्होंने कहा, हलाल में किसी अलग सेंस में कह रहा हूँ, गलत में मत लीजिएगा कि ये लोग गलत इनिशिएटिव ला रहे थे। देखिए, जब कोई कानून बनता है तो सबके लिए यूनिफॉर्म बनना चाहिए, पहली चीज ये। लेकिन यहाँ पे खेल क्या किया गया कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम स्पेशल मैरिज एक्ट लाते हैं, ठीक है, हम हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, कई सारे एक्ट आए थे, वो तो बाद में आए थे। नेहरू जी ने फिलहाल बी आर अम्बेडकर को ये कहा कि आपको जो भी रिफॉर्म करना है, जो भी क्रांति करनी है, आप हिंदू समाज के साथ कर लीजिए। अम्बेडकर ने कहा सबसे ज्यादा जो इनइक्वालिटी है वो हिंदुइज्म में ही प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इस्लाम वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में इक्वालिटी और ब्रदरहुड ही है, वहां पर भी अशरफ, फजलफ और बहुत तरह के सेक्शन मिलेंगे। सिखिज्म में भी आपको कास्टिज्म देखने को मिलता है, क्रिश्चियनिटी में भी आपको पता है चर्चेज अलग होते हैं,
तो होता सब में सब कुछ है, लेकिन कहते नहीं बद अच्छा बदनाम बुरा, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो हिंदुज्म बदनाम बहुत था, और बदनाम था वर्णा और कास्ट सिस्टम को लेके। उन्होंने कहा हमें कास्टिज्म को अगर खत्म करना है, अबॉलिश करना है, तो इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना होगा और एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लानी होगी, सोशल लॉज कस्टमरी लॉ को खत्म करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को कॉन्सेप्ट लाना होगा। तो अंबेडकर ने हिंदू रिफॉर्म करने की बात की, तो उन्होंने कुछ सिविल लॉज बनाए, पूरा बंडल लेके आ गए। तो नेहरू जी ने मना कर दिया, कहा इस लेवल पे हम रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर बताते हैं उसको सेक्शन में पास किया गया था 1955 से 56 के बीच में, हिंदू सक्सेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। आप जितने भी वर्ड देखोगे इसमें हिंदू लगा हुआ है, यानी दोज लॉज वर डीलिंग स्पेसिफिकली विद द हिंदू कम्युनिटी। अब इससे हिंदू बड़े नाराज हो गए, उन्होंने कहा भैया सारा रिफॉर्म हम ही में कर दोगे क्या, बाकी कम्युनिटी भी तो है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, देयर शुड बी अ सर्टेन डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगर आप कोई कानून बना रहे हो तो आप एबी डाइसी के प्रिंसिपल्स का वायलेशन कर रहे हो। आपने कह दिया माइनॉरिटी को स्पेशल प्रिविलेज है, जो मेजोरिटी है उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बना रहे हैं। ये चीज यहाँ पे कंफ्लिक्ट क्रिएट कर गई। तो तब से 1955-56 से जब से स्पेशल मैरिजेस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट बने, तब से मेजोरिटी वर्ग यानी जो हिंदू फेथ प्रैक्टिसिंग पीपल थे, उन्होंने कहा यहाँ स्टेट हमारे कस्टमरी लॉज का वायलेशन कर रही है। उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे एक मजाक बना के रखा है। एल.के. आडवाणी ने बाद में एक वर्ड यूज किया था, स्यूडो सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म एट योर ईज, आप सेक्युलरिज्म का यूज तब करते हो या उस वे में करते हो जहां पर आपको कोई पॉलिटिकल प्रिविलेज या फायदा देखने को मिलता है। ये वही कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो वहां पे यूनिफॉर्मिटी की बातें कर रही थी, लेकिन 1984-85 में जब शाहबानो का केस होता है, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है कि एक मुस्लिम वुमेन को भी मेंटेनेंस का अधिकार होता है, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट, डिस्पाइट ऑफ द एडवाइस गिवन बाय आरिफ मोहम्मद खुद एक मुस्लिम थे, उन्होंने राजीव गांधी को एडवाइस किया था कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, आप उसको रिवर्स मत कीजिए, लेकिन राजीव गांधी उसको रिवर्स कर देते हैं। एंड दैट लेड टू द सीड्स ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, क्योंकि आपने शाहबानो का केस रिवर्स किया, उसके बाद में जो मुस्लिम तो खुश हो गए, वहां पे हिंदू नाराज हो गए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको मंदिर में ताले खोलने पड़ गए अयोध्या में, और उसके बाद रथ मूवमेंट शुरू होती है, फिर बाबरी डिमोलिशन होता है। तो कम्युनिज्म का सेकंड फेज इधर ही आया था, यही एक गलत डिसीजन के चलते हुए। तो यही आप समझ रहे हो कि सेक्युलरिज्म और यूनिफॉर्मिटी वाला चक्कर क्या पड़ता है कि अगर कोई कानून बनाइए सबके लिए समान होना चाहिए, पहली चीज ये होती है, उसमें किसी भी तरह की आप स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते हो। तो ये जो पिछले 50-60 सालों से चल रहा था, ठीक है, कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल एडवांटेज बीजेपी ने उठाया जब बीजेपी की फॉर्मेशन हुई 1980 में। आपको याद रखना होगा 1950s में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम जनसंघ था, नॉट बीजेपी। बीजेपी 1980s में बनी है जब इमरजेंसी फेज खत्म हो चुका था, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जा चुकी थी और ये लोग जनता पार्टी से अलग हो गए थे। तब इन्होंने आडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो इस समय इनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, तो इन्होंने 3 एजेंडे रखे थे। पहला रखा था एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, कश्मीर में जो भी स्पेशल प्रिविलेज मिल रहे हैं खत्म करिए, ठीक है। दूसरा था राम मंदिर आंदोलन, और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जो 1955-56 में नहीं हुआ, हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। ये बीजेपी के प्रायर एजेंडे थे। तो याद रखिए, आज नहीं तो कल, जब तक बीजेपी है, यूसीसी तो इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अभी क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? नहीं, यूनिफॉर्म पैन इंडिया बेसिस पे नहीं हो रहा है। उत्तराखंड जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब आप कहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट तो यूपी में भी है, एमपी में भी है, ठीक है, कई स्टेट्स में तो इनिशिएटिव लिया गया है। और अभी आगे देखेंगे कि कई स्टेट्स बिल्कुल तैयार खड़ी हैं कि बस तुम करो, हम पीछे से ही लगे हैं। जैसे रिलीजियस कन्वर्जन बिल आया था, आपको पता है, यूपी में आ चुका है, उसकी देखा देखी एमपी राजस्थान की जगह पर इंप्लीमेंट किया गया। तो यूसीसी की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले उत्तराखंड से होती है। गोवा वाला तो हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्वेश्चन अभी तक आता था कि किस स्टेट में इंप्लीमेंट है यूसीसी, गोवा। लेकिन ध्यान रखिए, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंज नहीं था, प्री इंडिपेंडेंस फेज से गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है, जो आज तक एप्लीकेबल है, उसको किसी सरकार ने नहीं हटाया। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या होता है, उत्तराखंड रिसेंटली ऑन फरवरी 4th आई थिंक, यहाँ डेट पेट सब लिखी हुई है, इट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। अब हम जानते हैं इसकी प्रोविजन के बारे में, ये तो पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, और इतने अच्छे से बता दी, मुझे लगता है मेंस की भी आंसर बहुत फ्लुएंटली लिख सकते हैं, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक पॉइंट, बिकॉज सिंस दिस वाज अ मतलब आई मीन इशू स्पेसिफिक, तो जस्ट कमिंग टू द पॉइंट्स, बस क्वेश्चन को देखो और आंसर टिक मारो, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। इसके बारे में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है कि किसी भी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, किसी भी सोसाइटी के सिविल लॉज को गवर्न करने के लिए जो यूनिफॉर्म कानून बनाया जाए, वो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। इट इज डिजायरेबल फॉर अ सेक्युलर कंट्री एमिंग फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। पहली लाइन यही कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि किसी भी सेक्युलर, अच्छा इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर यूनिफॉर्म की जगह आप सेक्युलर कर दीजिए, बात तो वही है ना, यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है सेक्युलरिज्म, जिसमें कोई रिलीजियस बायसनेस ना हो, और इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। तो काफी ये भी डिबेट उठी कि यूसीसी की जगह इसको एससीसी बोल दीजिए, सेक्युलर सिविल कोड, बात तो वही आएगी ना। लेकिन अगर सेक्युलर सिविल कोड कर देंगे तो विरोध कैसे होगा? तो विरोध भी करना है, चुनाव का एजेंडा भी बनाना है, चाहिए सबको वही, लेकिन विरोध होगा। एनीवे, इट इज एमिंग टुवर्ड्स द इक्वालिटी एंड जस्टिस। एवीडाईसी के जो लॉस थे उसी के डायरेक्शन में यूसीसी है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जहां पे यूसीसी मेंशन है आपका, एक बार चेक करिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आर्टिकल 44 है शायद, इट इज टॉकिंग अबाउट
पता ही ना आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों बने गए थे? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय जो स्टेट थी उसके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, ठीक है, इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे और नई नई आज़ादी मिली थी, हमको बहुत चीज़ें देख के चलना था, तो सारी चीज़ें एकदम से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो हमने डीपीएसपी नाम का कॉन्सेप्ट बना दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, दोज प्रिंसिपल्स विल बी डायरेक्टिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। तो उसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत था, आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, उसको इंप्लीमेंट आप कब करते हैं? 93-94 में करते हैं, जब आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है। इसके अलावा उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बातें की गई थी, जो आपका राइट टू एजुकेशन की फॉर्म में भी रिसेंटली आया है, 86th अमेंडमेंट एक्ट से आया है। उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अंडर आर्टिकल 44 उसमें कहा जब सही समय पे आएगा तो आप देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दीजिएगा। तो ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ गया है, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया, आप ही के संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब हम सबके संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड refers to the common law for personal matters such as the marriage, inheritance, divorce, adoption that applies to all the religious communities। मैं बता चुका हूँ, सभी धर्मों में समान रूप से इन पर्टिकुलर चीजों से डील करते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, एडॉप्शन, यानी अगर मैं बच्चा अडॉप्ट करता हूं तो उसके लिए नियम कानून क्या होंगे, बेसिकली सिविल डोमेन से डील कर रहा है। इट एम्स टू रिप्लेस द डिफरेंट पर्सनल लॉज दैट आर करंटली गवर्निंग द पर्सनल मैटर्स विद डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, यानी एबी डाइसी के जो प्रिंसिपल का वैल्यूएशन हो रहा है उसको चेक करेगा। इट एम्स टू प्रमोट सोशल हार्मनी, जेंडर इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म तो आप समझ ही गए क्या होता है ना, धर्म को स्टेट से अलग कर देना, तो सेक्युलरिज्म तो है ही। लेकिन अगर मैं कोई जेंडर इक्वालिटी, आप कहोगे यूनिफॉर्मिटी आने से जेंडर इक्वालिटी कैसे आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब आप समझिए, कोई ऐसा रिलीजन है जो कहता है कि पुरुष वर्ग को, देखिए जो भी सोशल या कस्टमरी लॉ होते हैं आप हमेशा देखोगे वहां पे मेल बायसनेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो लॉज थे उस समय कहीं ना कहीं मेल्स ने बनाए थे, वहां पे वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत मिनिमम था, तो उनके राइट्स को बहुत साइडलाइन कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल या कस्टमरी लॉ है, अगर उसमें पूछा जाए कि मेल कितनी शादी कर सकता है, तो क्या कहते नहीं, बद अच्छा बदनाम बुरा, इस्लाम तो खाली बदनाम में 4 शादी कर सकते, पॉली में अशोक की कितनी शादियां हुई थी? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं रानियों के नाम गिराने बैठ जाऊंगा तो आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि रीजन क्या था, उस समय का जो राजा था वो गवर्निंग अथॉरिटी होता था, वो जिस युद्ध पे निकलता था, जिस राजा को हराता था, वहां से एक लड़की उठा लाता था, उठा कोई भगा नहीं लाता था, किडनैप नहीं करता था, वहां पे वीरभोग वसुंधरा वाली चीज नहीं थी वहां पे। वहां हो क्या रहा था बेसिकली कि एक अलायंस होती थी। अच्छा, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी शादी तो हो ही चुकी थी, आपको पता ही है, एक लड़की से सब कुछ था, शादी वादी हो गई थी, दैट काइंड ऑफ द थिंग। फिर होता क्या है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। अब सिकंदर मर जाता है तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में अच्छा, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी सिकंदर को फेस किया? क्या कन्फ्रंटेशन हुई है कभी? क्या युद्ध हुआ है? क्या जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था उस समय मगध का राजा क्या चंद्रगुप्त मौर्य था कि कोई और था? महापदम नंद था कि धनानंद था? ये सब प्रीमियर क्वेश्चन पूछे आते हैं तो ध्यान रखिएगा। उस समय इंडिया में नंद डायनेस्टी चलती थी मगध साइड में, चंद्रगुप्त मौर्य का तब सेरेमोनी, मतलब कहते नहीं, वो राजशाही भी नहीं हुई थी उनकी। जब सिकंदर लौट जाता है वहां से, महापदम नंद की सेना के बारे में सुन के, कितनी विस्तृत सेना, इतनी बड़ी सेना में जीत नहीं पाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे कौटिल्य जो है अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवा देते हैं, पूरा पॉलिटिकल एसोसिएशन करवा देते हैं नंदा डायनेस्टी का, ठीक है। तो अब जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है तो उधर ग्रीक साइड से सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अब सिकंदर जा चुका है, तो इनके बीच में कन्फ्रंटेशन हुई थी, एक वॉर हुआ था, और ऐसा बताते हैं कि उस वॉर में चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं। तो जीतने के बाद होता क्या था कि कई बार जो हारा हुआ राजा था वो उस अलायंस को एक, कहते नहीं, सील लगाने के लिए उसको एक मैट्रिमोनियल अलायंस में चेंज कर देता था, कहते थे हम शादी ब्याह कर देते हैं। तो बताते हैं सेल्यूकस निकेटर की बेटी हिलना हुआ करती थी, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, और दहेज में मेगास्थनीज आ गया था, एक पॉलिटिकल एडवाइजर था जो उनके कोर्ट के डाउन करता था, काइंड ऑफ मैजिस्ट्रेट यू कैन कॉल हिम, जिसने इंडिका लिखी, ठीक है। तो पहले के राजाओं में यही होता था, जब युद्ध होता था जाते थे तो जिस भी टीम को हराते थे तो या तो मतलब कहते नहीं वहां की कोई राजा की बहन हो गई या उसकी डॉटर हो गई, ऐसा नहीं तो उठा लाते, उससे शादी कर लेते थे। तो यहीं से कहीं ना कहीं पॉलीगमी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वीरभोगी वसुंधरा, अभी कहानी तो वीरभोगी वसुंधरा का नारा उसी टाइम वहां से निकलता है। अब आप समझने की कोशिश करिए, हम यहाँ क्या बात कर रहे थे, मैंने जेंडर इक्वालिटी की बातें की, तो पॉलीगैमी क्या जेंडर इक्वालिटी की बात करती है? नहीं करती है ना। एक मेल को तो आप अधिकार दे रहे हो, लेकिन क्या रानी अगर सकती है? इमेजिन कर लीजिए एक रानी किसी एम्पायर की मोनार्क है और उसने 4 जगह युद्ध लड़ा, तो जहां पर जिस राजा को डिफीट किया उससे शादी कर लेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में पैट्रीलिनियल का कॉन्सेप्ट चलता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है पैट्रीलिनियल साइड से होता है, पितृ साइड से होता है। मैट्रिलिनियल से होगा पर बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट हो जाएगा। हालांकि नंबूदारी ब्राह्मण्स होते हैं और साउथ में कुछ सोसाइटीज हैं, मेघालय में सोसाइटीज हैं, कभी सोशियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो बता देंगे, वहां पर मैट्रिलिनियल साइड से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो पैट्रियार्की अलग है, पैट्रिलिनियल मैट्रिलिनियल का कॉन्सेप्ट है अलग है, और दोनों इंटर रिलेटेड है। एनीवे
कोई भी सोशल या कस्टमरी लॉ फिलहाल जेंडर इक्वालिटी की बात तो नहीं करेगा, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुज्म हो, उसमें कहीं ना कहीं मेल प्रिविलेज आपको देखने को मिलेगी। तो जब यूनिफॉर्म सोशल लॉज बनेंगे तो यहाँ जेंडर इक्वालिटी जरूर होगी, यानी अगर एक पुरुष मोनोगामी करेगा तो स्त्री भी मोनोगामी करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पुरुष को कहते तुम पॉलीगामी कर सकते हो, कई शादियां कर सकते हो, बहुविवाह कर सकते हो, लेकिन एक स्त्री नहीं कर सकती है ना। It seeks to ensure uniformity of laws not just between the communities but also within a community, ना कि कई कम्युनिटी में बल्कि एक कम्युनिटी के अंदर भी ये कई तरह की क्वालिटी या समानता की बातें करता है। तो ये सब इसके बारे में था, बाकी सब डिटेल में आपको दे चुका हूं, बस कुछ फैक्ट देख लीजिए, ठीक है। उत्तराखंड असेंबली अडॉप्ट्स यूसीसी द फर्स्ट सिंस प्री इंडिपेंडेंस गोवा लेजिस्लेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेम्स फ्रॉम आर्टिकल 44, ये भी आपको बता चुका हूं सिक्योरिंग, तो इसमें कुछ बहुत बताने में सब आपको विदाउट स्लाइड बता चुका हूं ऑलरेडी, बस ये एक लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, कुछ मेजर प्रोविजन हम डिस्कस कर लेते हैं। द यूसीसी कंसोलिडेट लॉस ऑन मैरिज, डिवोर्स एंड सक्सेशन, यही सब बातें कर रहा था मैं, ठीक है। डीलिंग विद द सिविल लॉज, 7 फरवरी को, ये डेट याद रखिएगा, प्री में हो सकता है स्टेट एग्जाम में पूछ ले। Uttarakhand Assembly passed the Uniform Civil Code Bill, becoming the first legislature in independent India. It establishes common rules on marriage, divorce, property inheritance and live-in relationship. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, और इसी पे तो बवाल कट गया है। अभी आगे प्रोविजन देखेंगे नाटक क्या हो गया, बस इतना समझ लीजिए लिव इन रिलेशनशिप होती क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि इनके यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन्होंने एक, कहते नहीं है, एक ऐसा, मतलब कहते नहीं किसी चीज को छेड़ देना, ऐसा मुद्दा छेड़ देना, वो मुद्दा छेड़ दिया। इन्होंने कहा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं ये बड़ी एक डाइसी चीज आज की डेट में हो गई है। लिव इन रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है, आपने हिंदुइज्म अगर सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा तो आपने 8 तरह के विवाह पढ़े होंगे। वहां एक विवाह होता था गंधर्व विवाह, एक होता था ब्रह्म विवाह, एक होता, बहुत सारे विवाह हैं, असुर विवाह, राक्षस विवाह, तो उसमें एक था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को अच्छा विवाह कहते थे, ठीक है। और यहीं से कहीं ना कहीं स्वयंवर का कॉन्सेप्ट आगे चल के निकला। गंधर्व विवाह में सप्तपदी नहीं फॉलो होती है, मतलब अग्नि को साक्षी मान के या किसी रिलीजियस सैंक्टिटी को साक्षी मान के शादी नहीं की जाती है, लड़का या लड़की अपनी म्यूचुअल इच्छा से। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आपको ये कह दे कि भारतीय बड़े पिछड़े थे और लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट देखिए विदेशों में कितना अच्छा चल रहा था, हमने वहां से अडॉप्ट किया, तो हमने कहीं से नहीं अडॉप्ट किया है, उन्होंने हमसे अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ गंधर्व विवाह बहुत पहले से चल रहा था, ठीक है। गंधर्व विवाह कोई गलत कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मैं अगर आपको 4-5 एग्जांपल दूंगा तो शायद कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, इसलिए मैं वो नाम नहीं लूंगा, बस मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दे रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी भी माइथोलॉजी की समझ है, थोड़ा भी पता है, आप जोड़ ले जाएंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल सब पता है पास्ट के। तो गंधर्व विवाह में एक लड़का या लड़की, जितने भी राजाओं की शादी हुई है ज्यादातर की गंधर्व विवाह से ही होती थी, ठीक है। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की लड़के को, दोनों ने स्माइल किया, एक दूसरे के गले में हाथ डाला, शादी हो गई, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप जो मॉडर्न सोसाइटी में चल रही है, पेरेंटल अप्रूवल की जरूरत नहीं, सब कुछ लाइक दैट, एक दूसरे को पसंद किया, साथ में रहे, कोहैबिटेशन हो रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए ड्यूरिंग द फेज ऑफ कोहैबिटेशन अ वुमन बिकम प्रेग्नेंट, उसके बच्चा हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इनके लिव इन रिलेशनशिप को एक सोशल रिकॉग्निशन नहीं प्राप्त है, एक सामाजिक मान्यता नहीं प्राप्त है, तो अब आप बताइए अगर एक बच्चा हो जाता है जिसको आप एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है, अनप्लान प्रेगनेंसी जिसको आप कहते हैं, तो उसको इनहेरिटेंस राइट कैसे मिलेंगे? हाउ कैन द वुमन क्लेम टू द लाइक द इन लॉज, वो अपने मतलब जो बॉयफ्रेंड है या जो भी उसका अपकमिंग हस्बैंड है उसके घर पे जाके कैसे बोल सकती है कि ये बच्चा आप ही के पुत्र का, हमको संपत्ति में अधिकार दे दीजिए, और मिलना चाहिए पेट्रिलियर सोसाइटी के हिसाब से। तो जस्ट टू सिक्योर, क्योंकि हमने कहा ना यूसीसी इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग जेंडर इक्वालिटी, तो ऐसा देखा गया कि लिव इन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं भुक्तभोगी जो था वो वुमेन बन रही थी, कि लड़के ने लड़की को फेक प्रॉमिस किया कि आई विल मैरी यू एंड दे स्टार्ट लिविंग इन अ लिव रिलेशनशिप एंड आफ्टर अ व्हाइल समथिंग हैपेंस लाइक दैट और दे डिसाइड टू ब्रेक अप। और इस लड़की के घर परिवार और हर जगह समाज में पता चल चुका है कि ये लड़की जो थी, इसका जो भी था अपना अफेयर था, लिव इन रिलेशनशिप था, सबको। तो हमारी पुरानी सोसाइटी बिल्कुल लिबरल थी, वहाँ कुछ नहीं होता था, बट मॉडर्न सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव हो गई है, तो अब लड़की के मैरिज में प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी ऐसा इशू हो सकता है, ठीक है। तो इसके राइट्स ना वायलेट हों, not just because of the accidental pregnancy but it also talks about the social acceptance, ठीक है। कहीं इसका एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो यूसीसी का प्रोविजन दी गई है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप को इंक्लूड कर लिया गया है। अभी ये यूसीसी आने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव दिए थे, ध्यान रखिएगा। उन्होंने ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की बात नहीं की थी, बट उन्होंने ये कहा था कि अगर लिव इन रिलेशनशिप के बीच में किसी भी तरह की कोई प्रेगनेंसी हो जाती है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा को चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो उस बच्चे को अपने जो भी मतलब पिता हैं उनकी प्रॉपर्टी में प्रॉपर राइट मिलेगा। यानी वुमेन को, आप देख रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो इन्होंने बस इस चीज को कोडिफाई करने की कोशिश की। इतना बड़ा बवाल नहीं है, लेकिन अब बाद में कोई लड़की क्लेम लगाती घूमे कि देखो भैया लिव इन रिलेशनशिप में थे, ऐसा ऐसा इशू हो गया, तो पुलिस के लिए भी सरदर्द होगा। तो उन्होंने स्पेशली प्रोविजन दे दी कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो यू हैव टू डू सर्टेन डिग्री ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दैट। बस रजिस्ट्रेशन करा लीजिए कि कल को कोई लड़की फेक एलिगेशन लगा के किसी लड़के को ना, मतलब आप समझे, कोर्ट ना ले जाए। तो ये दोनों के ही हितों को ध्यान में रखता है, लड़के के भी हितों के लिए है, लड़की के भी हितों के लिए। लेकिन अब यहाँ पे बवाल क्यों कट गया? भाई लिव इन रिलेशनशिप में आपने रही इसीलिए रहा है कि घर वाले शादी के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, या भी इसमें टाइम लगेगा सब कुछ। अब पहले से आप ढोल बजा दो जाके कि नहीं हम तो शादी करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो बात तो वही हो गई ना।
आप लिव इन में रहो चाहे शादी करो, बवाल तो कट ही गया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय यूथ को हो रही है कि लिव इन रिलेशनशिप को यूसीसी में इंक्लूड क्यों कर लिया गया, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना है आपको कि अपार्ट फ्रॉम मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स एंड एवरीथिंग, लिव इन रिलेशनशिप का क्लॉज भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, ठीक है, कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें अगर हम, कि ये जो यूसीसी है किसको अप्लाई होगा, क्या उत्तराखंड में रहने वाले लोगों पे अप्लाई होगा कि जो उत्तराखंड के डोमिसाइल के लोग हैं? तो पहली बात ये है दोनों पे लागू होगा। बस यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनको उनके कस्टमरी लॉस को देखते हुए एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है। टू ऑल उत्तराखंड रेजिडेंट्स, आपको पता होना चाहिए डोमिसाइल अलग होता है, रेजिडेंट्स अलग होते हैं। लेट्स से आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, तो मैं दिल्ली का रेजिडेंट हूं बट मेरा डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, मेरा बर्थ वहां हुआ था, मेरे आधार कार्ड पे भी यूपी पड़ा हुआ था, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो उत्तराखंड में अगर आप रहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमिसाइल, कहीं से भी हो, तो आप यूसीसी के डोमेन में आएंगे। मतलब अगर मैं चाहूं कि मैं उत्तराखंड जाके लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनके लॉस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई डोमिसाइल, ठीक है। एक्सेप्ट सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज, एक्सक्लूड सर्टेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दोज विद कस्टमरी राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है शेड्यूल 5 है, उत्तराखंड शेड्यूल 5 में ही आएगा, शेड्यूल 6 में तो आता नहीं है। तो शेड्यूल 5 में उनको जो कस्टमरी राइट्स मिले हैं ट्राइबल सोसाइटीज को, उनके राइट्स को प्रिजर्व करता, उनको ध्यान में रखता हुआ उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अगर हम प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन को देखना चाहें तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया आपका, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन है, द बिल मैंडेट्स ऑल द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस विद इन 60 डेज। आपको बस ये क्लॉज याद रखना है, ठीक है, कि लिव इन रिलेशनशिप पे मैरिज, ठीक है, कि शादी के 60 दिनों के भीतर, यानी कि शादी होने के विद इन 2 मंथ्स यू कैन कॉल इट, आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये उत्तराखंड के सभी निवासियों यानी सारे रेसिडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वेदर मैरिंग विद इन और आउटसाइड द स्टेट। आप उत्तराखंड में रह रहे हो और शादी करना, आप हिमाचल डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे चले जाइए, कहीं हमारी शादी तो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, तो क्या हम पे यूसीसी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप करेंटली उत्तराखंड में रिसाइड कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमिसाइल, तो वेदर यू आर मैरिंग इन हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, कहीं शादी करिए, आपको 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। नॉन रजिस्ट्रेशन will lead to a penalty of 10,000, वही सब आपको कहानी पता है। No marriage can be dissolved without a court order, otherwise it would attract imprisonment up to 3 years। उनके जो प्रोविजन अगर आप उसको फॉलो करते हुए डिवोर्स नहीं ले रहे हैं तो ये सब चीजें होंगी। नाउ कमिंग टू लिव इन रिलेशनशिप्स, जो पहले बता चुका हूं, एनी लिव इन रिलेशनशिप विद इन द स्टेट जुरिस्डिक्शन विल हैव टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंसर्न मैन एंड वुमेन आर रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड और नॉट। वो चीज पहले बता चुके हैं, आप उत्तराखंड के निवासी यानी इससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप उत्तराखंड में जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। बाकी उसके लिए भी पेनल्टी सजा वगैरह लिखी है। चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सच रिलेशनशिप्स विल बी कंसीडर्ड लेजिटिमेट। तो यानी ये जेंडर इक्वालिटी की बातें करें कि लड़की को कल को परेशान ना होना पड़े, उसको कोई परेशान ना करे, ठीक है, तुमको इनहेरिटेंस। तो बेसिकली आप लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर को भी वाइफ या हस्बैंड का ही दर्जा या स्टेटस दे रहे हैं, एक यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वीर रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं? ये कोई नया शब्द है? नहीं, ये उनके लिए होता है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, उनके लिए मतलब कोई अलग नहीं, एक्सक्लूडिंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ, क्वीर रिलेशनशिप मतलब ना लिव इन रिलेशनशिप ना नॉर्मल मैरिजेस। इनका मतलब है अगर मैन मैन से शादी कर रहा है, वुमेन वुमेन से शादी करी, ट्रांसजेंडर आपस में शादी कर रहे हैं, उनको लेकर डील करता है क्वीर रिलेशनशिप। द बिल लीव्स आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी। अगर एग्जाम में क्लॉज आ जाता है कि दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड इट डील्स विद लिव इन रिलेशनशिप, ओके, एलजीबीटी कम्युनिटी नो, इट एक्सक्लूड्स देम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनको छोड़ देता है। एंड इट अप्लाइज ओनली टू हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन। ध्यान रखिए रिलेशनशिप 2 तरह के होते हैं, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। होमो मतलब होता है, होमो मतलब होमो सेम, सिमिलैरिटी, मैन मैन, वुमेन वुमेन। हेट्रो मतलब मैन वुमेन, वुमेन मैन, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो ये हेट्रोसेक्सुअल से ही डील करता है, होमोसेक्सुअल से बिल नहीं डील करता है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ बाईगैमी और पॉलीगैमी, भाई यूसीसी बनाई इसीलिए कि कोई तरह का डिसएडवांटेज ना हो। मतलब बाईगैमी, पॉलीगैमी को पूरी तरह से, बाईगैमी समझते हैं 2 शादियां, पॉलीगैमी मतलब बहु शादियां, ठीक है, बहुत सारी शादियां, तो वही सब उसमें चीजें दी गई। द बिल इंश्योर्स द इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सन एंड डॉटर, ये बहुत अच्छी चीज है, लड़का हो या लड़की दोनों को समान रूप से इनहेरिटेंस राइट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट 2013 के ऑर्डर में ऑलरेडी बोल चुकी है, ठीक है। इट अबॉलिशेस द कोपार्सेंसी सिस्टम, जिसमें क्या होता था, लड़कों को विशेषाधिकार मिलते थे, लड़कियों को कहते थे हमें प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड करें। आपको पता है दहेज की व्यवस्था क्यों आई थी, स्त्री धन का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? ये कई बार यूपीएससी ने डॉरी वगैरह पे पूछा भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सनातन वगैरह में या कई ऐसे रिलीजन थे जहां पे वुमेन को प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलते थे। तो होता कहते जब लड़की की शादी हो रही तो लड़की के पेरेंट्स कहते थे कि यार बाद में कौन की चीज पाले, ठीक है, हम तो रहेंगे नहीं, तुम आके अपने भाई भाई झगड़ा करोगी प्रॉपर्टी का, यहाँ तो भाई भाई में डिस्प्यूट होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो काम करते हैं, तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी में शेयर होता है, जो भी हमें समझ में आता है, वो हम तुम्हें स्त्री धन के रूप में पहले ही दे देते हैं। तो बेसिकली जो डाउरी की ओरिजिन हुई थी, ठीक है, इट वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ कंपल्शन बट अ काइंड ऑफ द एथिकल डिलेमा दिस पेरेंट्स वर फेसिंग। तो उन्होंने कहा लड़की को पहले ही
प्रॉपर्टी में राइट तो मिलता नहीं है, तो उसको उसका कुछ तो शेयर दे दो, तो वो स्त्री धन होता था, ठीक है। लेकिन बाद में उस लोगों ने उसको कमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया, सेल लगानी शुरू कर दी। लड़का आईएएस है तो ये 5 करोड़ का रेट चल रहा है, पीसीएस है तो 2 करोड़ का चल रहा है, बाकी कोई समीक्षाधिकारी वगैरह हो गया तो उसका पता ही 50 लाख, जो भी चल रहा होगा मार्केट रेट आपको पता ही होगा। तो ये जो कॉमर्शलाइजेशन सेल पे खड़ा करने लगे, ये चीज गलत है, ये व्यवस्था गलत है। लेकिन प्रॉपर्टी राइट्स वाली समस्या को टैकल करने के लिए स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट बना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012-13 की शायद ये बात है, उन्होंने वुमेन को ऑलरेडी ये राइट दे दिए थे। लेकिन होता क्या है, मैंने नहीं सुना कभी कोई लड़की क्लेम करने गई हो अपने मतलब मैटरनल हाउस में कि हमें प्रॉपर्टी दे दो वगैरह, तो प्रॉब्लम तो है। तो एनीवे ये जो यूसीसी बना है ये वुमेन को भी ये राइट देता है प्रॉपर्टी पे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सम मैरिज प्रैक्टिसेस, द बिल हैज बैंड सर्टेन मैरिज प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। इसने स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, विदाउट मेंशनिंग देयर नेम्स, इस टाइप के जो संबंध विच्छेद के तरीके हैं उनको हम बैन कर रहे हैं। आपको पता है ट्रिपल तलाक पहले ही इंडिया में बैन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का 2016 का डिसीजन है, बाद में 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ने भी उस पर लॉ बना दिया था। लेकिन तलाक के एक फॉर्म नहीं होते, सिर्फ ट्रिपल तलाक बैन हुआ था। ट्रिपल तलाक मतलब होता है जो आपने तलाक 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 3 बार शब्द कहा पुरुष ने तो स्त्री से उसका तलाक हो गया। इसके अलावा आपको पता है एक निकाह हलाला भी होता है। हलाला मतलब होता है कि बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, अभी मैं यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, बस मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि अगर मुझे मतलब मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है और डिवोर्स दे दिया और फिर से शादी करना चाहता हूँ, तो पहले वो एक इद्दत फेस को डिलीवर करेगी, मतलब किसी और से शादी करेगी, फिर कुछ ड्यूरेशन तक उसके साथ रहेगी, फिर उससे डिवोर्स लेगी, फिर मुझसे शादी कर सकती। तो इतना रायता फैल जाता है उसमें। तो कहा ये सब चीजें मना कर रहे हैं, ठीक है। एक मुता विवाह पहले बताया था, कॉन्टेक्चुअल मैरिज होती है। तो किसी भी तरह का इस टाइप का जो डिवोर्स होता है जो वुमेन के अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, जेंडर राइट्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। डिवोर्स प्रोसीडिंग, मेन एंड वुमेन हैव बीन अकॉर्डेड सिमिलर राइट्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिवोर्स, चाहे स्त्री और पुरुष हो दोनों को बराबर तरह के डिवोर्स राइट हैं। इसको थोड़ा सा इन चीजों को देख लीजिएगा। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द इरिटेबल बैकग्राउंड ऑफ द मैरिज, रिफर टू अ सिचुएशन, ये सब है। Voidable marriages can be annulled on the grounds such as the non-consummation, contravention of the marriage conditions and all, ठीक है। यहाँ कुछ चीजें थी जो मैंने लिखा हुआ था, हाँ, कि एक जो वुमेन है उसको कुछ यहाँ विशेषाधिकार दिए गए हैं। वुमेन विल हैव द स्पेशल राइट्स टू सीक डिवोर्स अंडर द बिल अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि महिला जो है वो डिवोर्स की डिमांड कर सकती है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ 2 कंडीशन, इफ द हस्बैंड हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ रेप और एनी काइंड ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। यानी यहाँ रेप की बात कर रहे हैं, तो मैरिटल रेप की शायद बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया किसका रेप किया, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मैरिटल रेप की बातें सुप्रीम कोर्ट में पहले चल रही हैं, तो मैरिटल रेप को थोड़ा सा इंक्लूड किया गया। इफ द हस्बैंड हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ रेप और एनी काइंड ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल वायलेंस ऑफेंस विद हिज वाइफ। अननेचुरल को डिफाइन नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। नेचुरल जो नहीं है वो अननेचुरल है। अब मैं यहाँ डिबेट नहीं कर पाऊंगा, कंजुगल राइट्स आएंगे वहां पर इस टॉपिक को बता दूंगा। इफ द हस्बैंड हैज मोर देन 1 वाइफ, एक पुरुष अगर बहुगामी विवाह में इन्वॉल्व होता है, मल्टीपल पार्टनर रख रहा है, एडल्टी वगैरह कर रहा है, तब भी उसकी वाइफ जो है डिवोर्स को सीक कर सकती है। और इस कंडीशन में अगर डिवोर्स होगा और बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो जो वो राइट्स होते हैं, मतलब कि बच्चा माँ के पास रहेगा, बाप के पास में रहेगा, तो माँ के पास रहेगा अगर बच्चा 5 साल से कम है। द गार्जियंस एंड द वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 विल कंटिन्यू टू गवर्न द कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियनशिप। बाकी तो आगे चलेगा ही चलेगा, ठीक है। कपल्स मैंडेटेड टू रजिस्टर, बाकी सब इसको मैंने 1 पॉइंट में कर दिया, जितना आपको समझाया कि जो भी है लिव इन रिलेशनशिप में उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना 10,000 का फाइन और 3 महीने की सजा, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट विल लीड टू 6 months imprisonment of 25,000, मतलब किसी ने झूठी गवाही वगैरह दी उस केस में कि नहीं मैं नहीं रहता हूँ लेकिन वो रह रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ द थिंग। इलिजिटिमेट चिल्ड्रन, अवैध बच्चे या जिनके लिए बहुत अब्यूजिव वर्ड सोसाइटी में यूज होते हैं, उस टाइप के कॉन्सेप्ट को यहाँ खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे तभी होते हैं अगर आप मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, और अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाती है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को अवैध बच्चे कह दिया जाता है। दैट मीन अब्यूजिव वर्ड भी है सोसाइटी में, उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को खत्म करें। इसीलिए इन्होंने ये जो मैरिजेस हैं, लिव इन रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग व्हिच आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द मैरिजेस, इनको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। वही चीजें हैं, प्रोहिबिट्स बाईगैमी, पॉलीगैमी, मिनिमम मैरिज एक्ट स्टिल रिमेन्स अनचेंज्ड। वही बताइए 21-18 लड़कों, अब तो 21-21 वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैरिजेस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 60 days, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। डिवोर्स रिक्वायर्स अ कोर्ट ऑर्डर, इनहेरिटेंस लॉ एबोलिशेस द कॉर्पेंसी सिस्टम, मतलब मेल हो या फीमेल हो दोनों को बराबर राइट मिलेंगे इनहेरिटेंस में। क्रिमिनलाइजेस द मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस लाइक निकाह हलाला एंड ट्रिपल तलाक। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल इसमें बहुत ही जेंडर इक्वालिटी आपको दिखाई देगी, यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी, सेक्युलरिज्म का एलिमेंट भरा पड़ा है। उसके बावजूद भी अगर इसको कोई विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है मेरी समझ में नहीं आता है। आई डोंट नो व्हाई इट इज क्रिएटिंग सच अ रस्कस ओवर देयर। लोग कह रहे हैं कि ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक को टारगेट कर रहा है, तो इस हिसाब से तो जो सेकुलर वर्ल्ड प्रिम्बल में आता है ये भी पूरे हर कम्युनिटी को टारगेट करना चाहिए। लोगों को कहना चाहिए कि सेकुलर क्यों है, इसको हिंदू रिपब्लिक या इस्लामिक रिपब्लिक या क्रिश्चियन रिपब्लिक क्यों नहीं घोषित कर देते हैं। आपको पता है इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहां अभी भी रिलीजन्स मेजॉरिटी में है और उनको क्रिश्चियन स्टेट और पता नहीं कौन कौन से स्टेट घोषित कर रखा गया है। तो व्हेन वी, हमारे प्रिम्बल में ही सेकुलर वर्ड है, तो सेकुलर सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। एनीवे इट हैज टुक द इनिशिएटिव
उत्तराखंड ने इनिशिएटिव लिया है। उसके बाद आपको पता है मध्य प्रदेश एंड गुजरात दोनों ही जगह जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग यूसीसी। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको सुनने में आएगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर यूपी, इनमें से कोई भी यूसीसी को इंप्लीमेंट करने वाली है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है ऐसा छूटा है, बस ये है कि मैरिटल रेप जो कि इस बिल में दिया हुआ है, कंजुगल राइट मैंने थोड़ा सा आपको रिफर कर दिया था, कुछ विशेषाधिकार जो पति को पत्नी और पत्नी को पति के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो हमेशा डिबेटेबल होते हैं क्योंकि वहाँ मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पति कहता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना इज अ कॉन्जुगल राइट ऑफ माइन, और पत्नी कहती है कि मेरा मन नहीं था तो इट विल बी रिगार्डेड एज अ मैरिटल रेप। तो क्या करना है यहाँ पे, तो वही चीज़ें, ये सेपरेट टॉपिक है कंजुगल राइट में। तो एनीवे इस टॉपिक में इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। दैट वाज अ स्पेशल सेशन ऑन यूसीसी। थैंक यू सो मच। वी विल कंटिन्यू विथ सम मोर स्पेशल इश्यूज in our subsequent sessions. Thank you so much.